बीरबल ने फौरन अकबर के हाथ पकड़ लिए। आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। जहां पनाह, आप मेरे शहंशाह हैं। मेरी नाराजगी आपसे नहीं, आपकी उस जिद से थी जो आपके दिल पर हावी हो गई थी। अकबर ने पास में जल रही मशाल की तरफ देखा। उन्होंने वो अद्भुत तौलिया उठाया और बिना एक पल सोचे उसे आग की लपटों में फेंक दिया। तौलिया पल भर में जलकर राख हो गया। जैसे ही तौलिया जला, ऐसा लगा जैसे पूरे दरबार के ऊपर से कोई काला और भारी साया हट गया हो। माहौल में जो डर और खामोशी थी, वो छंट गई। लोगों के चेहरे पर एक राहत की मुस्कान आ गई। अकबर ने पूरे दरबार की तरफ मुड़कर कहा, आज से इस सल्तनत में इंसाफ किसी जादुई तौलिए से नहीं, बल्कि इंसान के विवेक और विश्वास से होगा। सच जरूरी है, लेकिन विश्वास उससे भी ज्यादा कीमती है। आज बीरबल ने हमें सिखाया है कि सल्तनत की असली दौलत सोना चांदी या कोई जादुई चीज नहीं, बल्कि लोगों का आपसी भरोसा और प्रेम है। उस दिन के बाद अकबर ने कभी किसी पर बेवजह शक नहीं किया। उन्होंने महारानी जोधाबाई और शहजादे सलीम से भी माफी मांगी और अपने रिश्तों को फिर से प्यार और विश्वास से सींचा। दरबार में फिर से वही पुरानी रौनक और बेबाकी लौट आई। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। वो फकीर कौन था? क्या वो सच में कोई फकीर था या कोई फरिश्ता जो शहंशाह अकबर को सिर्फ सच की नहीं, बल्कि विश्वास की असली कीमत सिखाने आया था? शायद ये राज हमेशा राज ही रहेगा, लेकिन उसकी दी हुई सीख मुगलिया सल्तनत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। अकबर का खामोश तोहफा, एक अनकही दास्ता। लेखक प्रिया। हिंदी कहानी। अध्याय 1, खामोशी का आगाज। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, तब शहंशाहेंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी जन्नत से कम न था। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें आगरा के किले के संगमरमरी पत्थरों को चूमती, तो दरबार की रौनक देखने लायक होती थी। नवरत्नों की महफिल सजती, हर तरफ से शहंशाह की गूंज सुनाई देती और हवाओं में इत्र और इंसाफ की मिलीजुली खुशबू तैरती। लेकिन आज की सुबह कुछ अलग थी। दरबार हमेशा की तरह खचाखच भरा था। वजीर, सिपह सालार, मनसबदार और दूर दराज के सूबों से आए राजा महाराजा अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे। मगर आज शहंशाह अकबर के चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान नहीं थी। उनकी आंखें गहरी थी, जैसे किसी अनसुलझी पहेली में खोई हों। होंठ भींचे हुए थे और माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उनके बगल में हमेशा की तरह बीरबल खड़े थे, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। उन्होंने भी शहंशाह की इस खामोशी को भांप लिया था। उन्होंने कई बार कोशिश की कि कुछ ऐसा कहें जिससे माहौल हल्का हो, लेकिन अकबर की गहरी चुप्पी के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। दरबार की कार्यवाही शुरू हुई। एक के बाद एक फरियादी अपनी अर्जियां लेकर आते, लेकिन शहंशाह का ध्यान कहीं और ही था। वे बस सिर हिला देते और फैसले उनके वजीर आजम ले रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शहंशाह का शरीर तो तख्त पर मौजूद है, लेकिन उनकी रूह कहीं और भटक रही है। ये खामोशी पूरे दरबार के लिए एक पहेली बन गई थी। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो शहंशाह से उनकी इस बेरुखी की वजह पूछे। सब एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। क्या कोई बुरी खबर आई है? क्या किसी दुश्मन ने सर उठाया है? या फिर महल के अंदर कोई साजिश चल रही है? तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। तभी दरबार के बीचों बीच एक फकीर आ खड़ा हुआ। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। सिपाहियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की न सुनी और सीधा शहंशाह के तख्त के सामने जाकर खड़ा हो गया। जहां पनाह, फकीर की आवाज में एक गूंज थी, मैं आपकी खामोशी की वजह जानता हूं। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी निगाहें उस फकीर पर टिक गई।
शहंशाह अकबर ने भी पहली बार अपनी नजरें उठाई और उस फकीर को गौर से देखा। उनकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक उम्मीद की किरण भी थी। तुम कौन हो? शहंशाह ने भारी आवाज में पूछा। मैं खुदा का एक बंदा हूं, जहां पनाह, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और खुदा ने मुझे आपके दिल का हाल बताने के लिए भेजा है। आप परेशान हैं क्योंकि आपको एक ऐसा तोहफा चाहिए जो आज तक न किसी ने दिया हो और न किसी ने लिया हो। एक ऐसा तोहफा जो आपकी सल्तनत की शान को 4 चांद लगा दे, लेकिन उसकी कीमत कुछ भी न हो। एक ऐसा तोहफा जो खामोश हो, लेकिन उसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे। फकीर की बातें सुनकर शहंशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने इशारे से फकीर को अपने पास बुलाया और उसके सामने हाथ जोड़ दिए। तुमने सच कहा, फकीर, शहंशाह की आवाज भर्रा गई थी। मैं कई रातों से सो नहीं पाया हूं। मेरे मन में बस यही एक सवाल है। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल किया, दौलत, शोहरत, ताकत, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो हमेशा के लिए याद रखा जाए। मैं अपनी रियाया को, आने वाली नस्लों को एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूं जो सिर्फ सोने चांदी का ढेर न हो, बल्कि उसमें मेरी रूह का एक हिस्सा हो। फकीर ने शहंशाह के कंधे पर हाथ रखा। जहां पनाह, आपका तोहफा आपके आसपास ही है, बस आपको उसे पहचानने की जरूरत है। वो तोहफा किसी बाजार में नहीं मिलेगा, नहीं उसे कोई कारीगर बना सकता है। वो तोहफा आपके दिल की गहराइयों में छिपा है। इतना कहकर फकीर मुस्कुराया और जैसे भीड़ में आया था वैसे ही भीड़ में गायब हो गया। दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहंशाह अकबर वापस अपने तख्त पर बैठ गए, लेकिन अब उनकी आंखों में चिंता नहीं, बल्कि एक नई चमक थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुमने सुना फकीर ने क्या कहा? जी जहांपनाह, बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। मैंने एक एक लफ्ज सुना। तो फिर बताओ, वो खामोश तोहफा क्या है? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूं? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, ये एक पहेली है और इसका जवाब हमें मिलकर ढूंढना होगा। मुझे यकीन है कि इसका हल भी आगरा की सरजमी पर ही कहीं मौजूद है, और यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सफर की कहानी जिसने न सिर्फ मुगलिया सल्तनत का इतिहास बदला, बल्कि मोहब्बत और इंसानियत की एक नई मिसाल भी कायम की। ये कहानी है अकबर के उस खामोश तोहफे की, जिसकी तलाश ने उन्हें अपनी सल्तनत के उस कोने तक पहुंचा दिया जहां दौलत की चमक नहीं, बल्कि दिलों की सच्चाई बसती थी। अध्याय 2, तलाश की राह। फकीर के जाने के बाद शहंशाह अकबर की बेचैनी और भी बढ़ गई थी और खामोश तोहफे की पहेली में इस कदर उलझ गए थे कि उन्हें दिन में चैन था न रात में करार। उन्होंने अपने नवरत्नों को बुलाया और उनसे सलाह मांगी। अबुल फजल ने कहा, जहांपनाह, हमें एक ऐसी आलीशान इमारत बनवानी चाहिए जो आज तक दुनिया में न बनी हो। एक ऐसी इमारत जिसकी खूबसूरती देखकर आने वाली नस्लें आपको याद रखें। तानसेन ने सुझाव दिया, शहंशाह, हमें संगीत का एक ऐसा राग तैयार करना चाहिए जो अमर हो जाए। एक ऐसा सुर जो लोगों के दिलों को हमेशा के लिए छू जाए। राजा टोडरमल ने अपनी राय दी, हमें अपनी रियाया के लिए लगान माफ कर देना चाहिए और खजाने के दरवाजे खोल देने चाहिए। इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है? सबने अपनी अपनी समझ के हिसाब से सुझाव दिए, लेकिन अकबर किसी से भी मुतमिन नहीं हुए। उन्हें लग रहा था कि ये सब चीजें कीमती तो है, लेकिन फकीर जिस खामोश तोहफे की बात कर रहा था वो कुछ और ही था। वो कुछ ऐसा था जिसे महसूस किया जा सकता था, लेकिन खरीदा या बनाया नहीं जा सकता था। थकहार कर अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बड़े सवालों के जवाब महलों की दीवारों में नहीं, बल्कि दुनिया की गलियों में मिलते हैं।
हमें इस तोहफे को ढूंढने के लिए अपनी रियाया के बीच जाना होगा। हमें उनकी जिंदगियों को करीब से देखना होगा, उनके सुख दुख को समझना होगा। तभी हम जान पाएंगे कि वो कौन सा तोहफा है जो उनके दिलों को हमेशा के लिए जीत सकता है। बीरबल की बात अकबर के दिल को छू गई। उन्होंने फैसला किया कि वे अपना भेष बदलकर आम इंसान की तरह आगरा की गलियों में घूमेंगे और अपनी रियाया की नब्ज को टटोलेंगे। अगली ही रात अकबर और बीरबल ने साधारण सौदागरों का लिबास पहना और की तरह चीखे, बीरबल, तुम यहां क्या कर रहे हो? और तुम हंस रहे हो। मेरी वजह से एक बेगुनाह की जान चली गई। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं और तुम ठाके लगा रहे हो। आज तुमने दोस्ती का मान भी नहीं रखा। या तो आज तुम अपनी इन तीनों हंसी का राज बताओगे या फिर हमारी दोस्ती का ये आखिरी दिन होगा। शहंशाह की आंखों में आंसू और गुस्सा एक साथ थे। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि बीरबल की हंसी एक पल में रुक गई। उन्होंने आगे बढ़कर शहंशाह के कंधे पर हाथ रखा। जहां पनाह, मुझे माफ कर दीजिए। बीरबल की आवाज में अब गंभीरता थी। मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए, मेरी ये हंसी आपकी तकलीफ पर नहीं, बल्कि उस ऊपर वाले के इंसाफ पर है। आज वो दिन आ गया है जब मैं आपको अपनी तीनों हंसी का राज बता सकता हूं। बीरबल ने उस मरते हुए लड़के की तरफ देखा और कहा, जहां पनाह, चलिए महल चलते हैं। आज दरबार में सारी पहेलियां सुलझ जाएंगी। आपको पहली हंसी का जवाब ही मिलेगा, दूसरी का भी और इस तीसरी हंसी का भी। शहंशाह अकबर खामोश रहे। उन्होंने अपने सिपाहियों को उस लड़के की लाश को पूरे सम्मान के साथ उसके घर पहुंचाने और उसके परिवार को शाही खजाने से मुआवजा देने का हुक्म दिया। फिर वो भारी कदमों से बीरबल के साथ महल की ओर चल दिए। उनका दिल धड़क रहा था। आज या तो वो अपने सबसे अजीज दोस्त को हमेशा के लिए खो देंगे, या फिर उन्हें उन रहस्यों के जवाब मिलेंगे जिन्होंने उन्हें महीनों से बेचैन कर रखा था। अध्याय 4, जब उठे रहस्य से पर्दे। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर बीरबल की उन 3 रहस्यमयी हंसी के पीछे क्या राज था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर खामोश बैठे थे। उनकी नजरें सिर्फ बीरबल पर टिकी थी। बीरबल कटघरे में खड़े थे। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। शहंशाह ने भारी आवाज में कहा, बीरबल, आज पूरा दरबार तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। हमें बताओ, उस दिन दरबार में उस जागीरदार की बात सुनकर तुम क्यों हंसे थे? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और बोलना शुरू किया, आलम पनाह, उस दिन जब वो जागीरदार अपनी परेशानियां बता रहा था तो उसने एक बात कही थी। उसने कहा, जहां पनाह, मेरे इलाके में नदियां सूख गई है, जमीन बंजर हो गई है और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हालत इतनी खराब है कि मेरे अपने बाग का सबसे कीमती मोतियों वाला आम का पेड़ भी सूखने की कगार पर है। जहां पनाह, जैसे ही उसने मोतियों वाला आम कहा, मुझे हंसी आ गई। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मोतियों वाला आम, ये कैसा नाम है? बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मुझे अपने बचपन की एक कहानी याद आ गई थी। कई साल पहले जब मैं एक छोटा बच्चा था तो मैं और मेरा एक दोस्त इसी मोतियों वाले आम के पेड़ से आम चुराने गए थे। वो पेड़ उस वक्त इसी जागीरदार के पिता का था। उन्होंने हमें देख लिया और हमारे पीछे भागे। मैं तो भाग गया, लेकिन मेरा दोस्त पकड़ा गया। उस जागीरदार के पिता ने मेरे दोस्त की इतनी पिटाई की कि वो कई दिनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाया। उस दिन एक बच्चे के मन में ये बात घर कर गई कि कुछ आमों के लिए कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। जहां पनाह, उस दिन दरबार में जब मैंने उसी जागीरदार को, जो अब खुद उस पेड़ का मालिक है, ये कहते सुना कि आज वो पेड़ पानी की कमी से सूख रहा है, तो मुझे ऊपर वाले का इंसाफ याद आ गया। मुझे हंसी इस बात पर आई कि वक्त का पहिया कैसे घूमता है। एक वक्त था जब इस पेड़ के फल किसी गरीब बच्चे के लिए तरस रहे थे
और आज ये पेड़ खुद पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। ये हंसी उस जागीरदार पर नहीं, बल्कि कुदरत के इस अजीब खेल पर थी। पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह अकबर की आंखें भी खुल गई। उन्हें समझ आया कि बीरबल की हंसी कितनी गहरी और मतलब से भरी थी। और तुम्हारी दूसरी हंसी? शहंशाह ने पूछा। उनकी आवाज अब नरम थी। उस गरीब आदमी की लाश पर तुम क्यों हंसे थे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिस गरीब आदमी को आप उसकी पत्नी की लाश के लिए रोता हुआ देख रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि मेरे बचपन का वही दोस्त था जिसे उस जागीरदार के पिता ने आम चुराने के जुर्म में बेरहमी से पीटा था। दरबार में एक और सनसनी फैल गई। जहांपनाह, बीरबल ने कहना जारी रखा, जब मैंने देखा कि एक तरफ वो जागीरदार है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका बाग सूख रहा है, और दूसरी तरफ मेरा वो गरीब दोस्त है जिसके पास अपनी पत्नी के कफन तक के पैसे नहीं है, तो मुझे फिर से इंसान की फितरत पर हंसी आ गई। मुझे हंसी इस बात पर आई कि दौलत और गरीबी इंसान को कहां से कहां ले आती है। एक तरफ वो शख्स था जिसने चंद आमों के लिए एक बच्चे पर रहम नहीं किया, और दूसरी तरफ वही बच्चा था जो आज इतना गरीब था कि अपनी सबसे अजीज चीज को ढक भी नहीं पा रहा था। मेरी वो हंसी दुख, अफसोस और दुनिया के इस कड़वे सच पर एक व्यंग्य थी। शहंशाह अकबर की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि समझ और सम्मान था। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को सलाम किया। और तुम्हारी तीसरी हंसी, बीरबल? अकबर ने आखिरी सवाल पूछा। कल जंगल में, मेरी जिंदगी के सबसे बुरे पल में, तुम क्यों हंसे? बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, कल जब आपका तीर उस नौजवान लड़के को लगा और आप पश्चाताप की आग में जल रहे थे, तब मैं इसलिए हंसा क्योंकि ऊपर वाले ने आज पूरा इंसाफ कर दिया था। जहांपनाह, वो नौजवान लड़का कोई और नहीं बल्कि उसी जागीरदार का इकलौता बेटा था। जैसे ही बीरबल ने ये कहा, पूरे दरबार में खामोशी छा गई। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गए। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। आलम पनाह, सोचिए, कुदरत का इंसाफ कितना सटीक है। जिस जागीरदार के पिता ने मेरे दोस्त को चंद आमों के लिए पीटा था, आज उसी जागीरदार ने पहले अपने बाग की रौनक खोई और फिर आपके हाथों अनजाने में अपना बेटा भी खो दिया। पहली हंसी शुरुआत थी, दूसरी हंसी कहानी का मध्य थी, और तीसरी हंसी इस कहानी का अंजाम थी। मैं उस लड़के की मौत पर नहीं हंसा था, जहांपनाह, मैं ऊपर वाले के उस अदृश्य तराजू पर हंसा था जो हर किसी के कर्मों का हिसाब बराबर रखता है, चाहे वह राजा हो या रंक। आपकी वजह से एक बेगुनाह नहीं मरा, बल्कि आपके हाथों से कर्मों का एक पुराना हिसाब चुकता हुआ। कहानी खत्म हो चुकी थी। रहस्य से पर्दा उठ चुका था। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठे और नीचे आकर बीरबल को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू पश्चाताप के नहीं, बल्कि अपने दोस्त की बुद्धिमानी और गहरी समझ के लिए सम्मान के थे। उन्होंने पूरे दरबार के सामने ऐलान किया, बीरबल सिर्फ हमारे नवरत्न नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की आत्मा है। इनकी हंसी भी उतनी ही कीमती है जितनी इनकी सलाह। उस दिन के बाद किसी ने बीरबल की हंसी पर सवाल नहीं उठाया, क्योंकि सब जान गए थे कि उनकी हर मुस्कान के पीछे एक गहरा राज और जिंदगी का एक बड़ा सबक छिपा होता है। और ये कहानी, बीरबल की 3 हंसी की कहानी, हमेशा के लिए इतिहास, जिसमें सम्मान और अपमान दोनों दांव पर लगे थे। बीरबल के दुश्मनों, खासकर मंत्री शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा के चेहरे खिल उठे। उन्हें लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का सुनहरा मौका है। बीरबल अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर था, लेकिन ये काम अक्ल से ज्यादा किस्मत का था। 10 एक जैसे सिंहासनों में से असली को खोजना लगभग नामुमकिन था। उन्हें यकीन था कि बीरबल या तो इस पहेली को सुलझा नहीं पाएगा, या फिर जल्दबाजी में कोई गलती कर बैठेगा और शहंशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिर जाएगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में न कोई घबराहट थी
और नहीं कोई अति उत्साह। वो बस शांत भाव से सब कुछ देख और सुन रहे थे। क्यों बीरबल? शहंशाह ने पूछा। क्या तुम्हें हमारी ये शर्त मंजूर है? बीरबल ने अदब से झुककर कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। ये सल्तनत और इसका सिंहासन हमारी जान से भी बढ़कर है। हम सब मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे। अगले दिन शहंशाह अकबर अपनी यात्रा पर निकल गए और पीछे छोड़ गए एक उलझी हुई पहेली और 10 रहस्यमयी सिंहासन। भाग 2, दरबारियों की जद्दोजहद और बीरबल की खामोशी। शहंशाह अकबर के जाने के बाद अगले दिन जब दीवान आम का दरबार लगा तो नजारा देखने लायक था। दरबार के विशाल हॉल में 10 के 10 सिंहासन अलग अलग जगहों पर रखे हुए थे। वे इतने करीने से बनाए गए थे कि उनमें सुई की नोक बराबर भी फर्क ढूंढना नामुमकिन था। दरबार की कार्यवाही चलाने की जिम्मेदारी अब नवरत्नों और वरिष्ठ मंत्रियों पर थी। लेकिन कार्यवाही शुरू करने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह था कि असली सिंहासन कौन सा है, ताकि उससे उचित दूरी बनाकर बैठा जा सके। मंत्री शाहबाज खान, जो खुद को बीरबल से ज्यादा अक्लमंद समझता था, सबसे पहले आगे आया। उसने अपनी तीखी नजरों से हर सिंहासन को घूरना शुरू किया। वह एक सिंहासन के पास जाता, उसकी नक्काशी को छूकर देखता, उसके मखमल को महसूस करता और फिर बड़बड़ाते हुए दूसरे की ओर बढ़ जाता। इसकी चमक थोड़ी ज्यादा है, शायद ये नया है। वो एक सिंहासन को देखकर बोला। फिर दूसरे के पास जाकर कहता, नहीं नहीं, इस पर तो बैठने का निशान लग रहा है, जरूर यही असली वाला होगा। आधे घंटे की मशक्कत के बाद शाहबाज खान ने हाफते हुए हार मान ली। वो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। उसके बाद मुल्ला दो प्याजा ने अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाए। उसने हर सिंहासन को उठाकर उसके वजन का अंदाजा लगाने की कोशिश की। उसका तर्क था कि असली सिंहासन पुराने और कीमती लकड़ी से बना है, इसलिए वो ज्यादा भारी होगा। लेकिन कारीगरों ने इस बात का भी ध्यान रखा था। हर सिंहासन का वजन लगभग बराबर था। एक एक करके सभी दरबारियों ने अपनी अपनी तरकीबें आजमाई। किसी ने सिंहासनों को ठोक बजाकर उसकी आवाज से पहचानने की कोशिश की, तो किसी ने उस पर लगे रत्नों की परख करने की। लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। कारीगरी इतनी बेमिसाल थी कि असली और नकली का भेद करना असंभव सा लग रहा था। पूरा दिन इसी जद्दोजहद में निकल गया। दरबार का कोई कामकाज नहीं हो सका। लोग अपनी फरियादें लेकर इंतजार करते रहे और दरबारी सिंहासनों के इर्द गिर्द घूमते रहे। इन सब के बीच एक शख्स था जो बिल्कुल शांत था, बीरबल। बीरबल न तो किसी सिंहासन के पास गया, न ही उसने किसी को छू कर देखा। वो बस अपनी जगह पर खड़ा एकटक उन सभी सिंहासनों को और परेशान दरबारियों के चेहरों को देख रहा था। उसकी ये खामोशी उसके दुश्मनों को चुभ रही थी। शाहबाज खान ने ताना कसते हुए कहा, क्यों बीरबल, आज तुम्हारी अक्ल घास चरने चली गई क्या? शहंशाह तो तुम्हें सबसे सयाना समझते थे, पर यहां तो तुम्हारी बोलती ही बंद हो गई। बीरबल ने बस मुस्कुराकर जवाब दिया, मंत्री जी, हीरा और कांच की परख करने के लिए उसे हर बार हाथ में उठाना जरूरी नहीं होता। कभी कभी दूर से देखने पर भी सच्चाई नजर आ जाती है। आप सब अपनी कोशिश जारी रखें, मैं बस सही मौके का इंतजार कर रहा हूं। यह कहकर बीरबल फिर से खामोश हो गया। 2 दिन बीत गए। दीवान आम का काम पूरी तरह से ठप था। फरियादियों की भीड़ बढ़ने लगी थी और मंत्रियों की परेशानी भी। अब उन पर सल्तनत का काम रोकने का इल्जाम लगने का खतरा मंडरा रहा था। उन्हें लगने लगा था कि शहंशाह ने यह पहेली सिर्फ उनकी काबिलियत परखने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सजा देने के लिए बनाई है। आखिरकार हारकर सभी मंत्री और नवरत्न बीरबल के पास पहुंचे। शाहबाज खान ने अपनी अकड़ को एक तरफ रखते हुए कहा, बीरबल, हम मानते हैं कि यह काम हमारी समझ से बाहर है। अगर हमने और देर की तो सल्तनत का बहुत नुकसान होगा। शहंशाह के सामने हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अब तुम ही कोई रास्ता निकालो।
बीरबल इसी पल का इंतजार कर रहा था। वो चाहता था कि इन सबको पहले अपनी सीमाओं का एहसास हो जाए। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, आपने जब कह ही दिया है तो मैं कोशिश करता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे आज की पूरी रात और कल सुबह तक का वक्त चाहिए। कल दरबार लगने से पहले मैं आप सबको बता दूंगा कि असली सिंहासन कौन सा है। सब हैरान थे कि जो काम वे सब मिलकर 2 दिन में नहीं कर पाए, वो बीरबल एक रात में कैसे करेगा। लेकिन अब उसके सिवा कोई और चारा भी नहीं था। सबने बीरबल की बात मान ली और उसे दीवा नाम की चाबियां सौंपकर अपने अपने घर चले गए। अब बीरबल उस विशाल हॉल में अकेला था और उसके सामने थे 10 एक जैसे दिखने वाले सिंहासन, एक असली और 9 झूठे। भाग 3, बीरबल की अनोखी तरकीब। जैसे ही दीवा नाम के भारी दरवाजे बंद हुए और दरबारी चले गए, बीरबल ने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। लेकिन उसकी योजना वैसी नहीं थी जैसी कोई सोच सकता था। उसने न तो किसी जौहरी को बुलाया, न ही किसी लकड़ी के माहिर को। उसने सबसे पहले महल के मुख्य रसोइये को बुलवाया। रसोइया हैरान था कि उसे दीवा नाम में क्यों तलब किया गया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीम जी, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमारे लिए 10 बड़ी बड़ी परातों में शहद का लेप तैयार कर सकते हैं? लेप इतना गाढ़ा होना चाहिए कि आसानी से बहे नहीं। रसोइया ये सुनकर चकरा गया। सिंहासनों की पहेली और शहद के लेप का भला क्या ताल्लुक? लेकिन वो बीरबल का हुक्म टाल नहीं सकता था। उसने सिर झुकाया और शहद तैयार करने चला गया। इसके बाद बीरबल ने महल के मुख्य माली को बुलाया। चौधरी जी, बीरबल ने कहा, हमें शाही बाग के सबसे खुशबूदार फूलों की 10 बड़ी मालाएं चाहिए। मालाएं ताजे फूलों की होनी चाहिए और उनकी खुशबू दूर तक आनी चाहिए। माली भी हैरान हुआ, पर वो भी बीरबल का आदेश मानकर फूल लाने चला गया। जब शहद का गाढ़ा लेप और फूलों की मालाएं आ गई, तो बीरबल ने महल के कुछ भरोसेमंद कर्मचारियों को बुलाया। उसने एक अजीब काम करने का हुक्म दिया। इन 10 सिंहासनों के ठीक ऊपर छत से इन फूलों की मालाओं को लटका दो। मालाएं इतनी नीचे लटकनी चाहिए कि वे सिंहासन की पीठ से बस कुछ इंच ही ऊपर रहें। कर्मचारियों ने वैसा ही किया। अब हर सिंहासन के ऊपर एक खूबसूरत और खुशबूदार फूलों की माला लटक रही थी। इसके बाद बीरबल ने और भी अजीब हुक्म दिया। अब हर सिंहासन के ठीक सामने जमीन पर शहद से भरी ये परात रख दो। कर्मचारियों ने शहद की परातें भी रख दी। अब दीवा नाम का नजारा बड़ा ही विचित्र लग रहा था। 10 सिंहासन, उनके ऊपर लटकती फूलों की मालाएं और सामने रखी शहद की परातें। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बीरबल आखिर करना क्या चाहता है। अपना काम पूरा करने के बाद बीरबल ने कर्मचारियों को दीवा नाम के सारे दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद करने का आदेश दिया और खुद एक कोने में रखी चौकी पर चादर ओढ़कर लेट गया, जैसे उसे किसी चीज की कोई परवाह ही न हो। पूरी रात दीवा नाम में क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। अगली सुबह जब दरबार का समय हुआ, तो सभी मंत्री और दरबारी उत्सुकता और घबराहट के साथ दीवा नाम के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए। उन्हें डर था कि बीरबल रात भर में कुछ नहीं कर पाया होगा और आज सबकी बहुत बेइज्जती होने वाली है। शाहबाज खान ने दरवाजे पर खड़े पहरेदार से पूछा, क्या बीरबल रात में बाहर आया था? पहरेदार ने कहा, नहीं हुजूर, दरवाजा अंदर से बंद है और वो रात भर बाहर नहीं निकले। ये सुनकर शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि बीरबल अपनी हार मानकर अंदर ही कहीं छिपा बैठा है। जब बीरबल ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में नींद थी, जैसे वो सच में पूरी रात सोया हो। चलिए अंदर आइए, उसने शांत भाव से कहा। सभी दरबारी तेजी से अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर वे फिर से हैरान रह गए। फूलों की मालाएं और शहद की परातें अभी भी वही थी। शाहबाज खान ने गुस्से से कहा, यह सब क्या मजाक है बीरबल? हमने तुम्हें पहेली सुलझाने को कहा था और तुम यहां फूल और शहद से दरबार सजाकर बैठ गए हो। क्या तुम पागल हो गए हो?
बीरबल मुस्कुराया। मंत्री जी, सब्र का फल मीठा होता है, शहद की तरह। पहेली सुलझ चुकी है, ये कहकर बीरबल सीधा एक सिंहासन की ओर बढ़ा। उसने बाकी 9 सिंहासनों की तरफ देखा भी नहीं। वो उस एक सिंहासन के पास जाकर रुका और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, यही है शहंशाह सलामत का असली सिंहासन। सबकी आंखें उस सिंहासन पर गड़ गई। वो बाकी 9 सिंहासनों जैसा ही दिख रहा था। उसमें कोई खास बात नजर नहीं आ रही थी। तुम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हो? मुल्ला दो प्याजा ने संदेह से पूछा। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बीरबल ने जवाब देने की बजाय सबको उस सिंहासन के ऊपर लटक रही फूलों की माला को ध्यान से देखने को कहा। क्या आपको इस माला में और बाकी 9 मालाओं में कोई फर्क नजर आ रहा है? सबने ध्यान से देखा। बाकी 9 मालाओं पर मधुमक्खियां भिनभिना रही थी, जो शायद रात में खिड़कियों की किसी दरार से अंदर आ गई थी और फूलों की खुशबू से आकर्षित हुई थी। लेकिन जिस सिंहासन को बीरबल ने असली बताया था, उसके ऊपर वाली माला पर एक भी मधुमक्खी नहीं थी। फिर बीरबल ने उस सिंहासन के सामने रखी शहद की परात की ओर इशारा किया। और अब इसे देखिए। सबने देखा कि बाकी 9 सिंहासनों के सामने रखी शहद की परातों पर भी मधुमक्खियां बैठी थी, लेकिन इस एक परात को किसी ने छुआ तक नहीं था। दरबारी अब और भी उलझन में पड़ गए। ये तो और भी अजीब था। शाहबाज खान चिनकर बोला, पहेलियां बुझाना बंद करो। बीरबल, साफ साफ बताओ कि इन मधुमक्खियों का सिंहासन से क्या लेना देना है? बीरबल ने अपनी विजयी मुस्कान के साथ जो जवाब दिया, उसने वहां मौजूद हर शख्स को हैरान और लाजवाब कर दिया। भाग 4, रहस्य का अनावरण। बीरबल ने अपनी शांत और स्थिर आवाज में समझाना शुरू किया। उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमक रही थी। मेरे अजीज दोस्तों, जवाब बहुत ही सीधा और सरल है, बस हमें देखने वाली नजर चाहिए। मैंने कल रात जो कुछ भी किया वो कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्रयोग था। उसने उस सिंहासन की ओर इशारा किया जिसे उसने असली बताया था। शहंशाह सलामत इसी सिंहासन पर रोजाना घंटों बैठते हैं। उनके जिस्म की गर्मी, उनके इत्र की खास खुशबू और सबसे बढ़कर एक शहंशाह के प्रताप का आभा मंडल इस सिंहासन की लकड़ी और मखमल में रच बस गया है। यह सिंहासन सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये जीवित है। इसमें शहंशाह का अंश है। दरबारी खामोशी से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, जानवर और कीड़े मकोड़े इंसानों से कहीं ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वे ऐसी ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। उसने फूलों की मालाओं की ओर इशारा करते हुए समझाया। जब मैंने रात में यहां फूलों की मालाएं लटकाईं, तो उनकी मीठी खुशबू ने मधुमक्खियों को आकर्षित किया। वे हर माला पर जाकर बैठीं, लेकिन जब वे इस असली सिंहासन के ऊपर वाली माला पर पहुंची, तो उन्हें सिंहासन से आती शहंशाह के प्रताप की तीव्र और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई। मधुमक्खियों के लिए ये एक विशाल और शक्तिशाली उपस्थिति का संकेत था। वे एक शासक के सिंहासन का सम्मान करना जानती हैं, इसलिए डर और सम्मान के कारण एक भी मधुमक्खी ने इस माला को छूने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने शहद की परात की ओर इशारा किया। यही बात शहद के साथ हुई। मधुमक्खियां शहद की दीवानी होती है, लेकिन असली सिंहासन के ठीक सामने रखे शहद पर बैठने की जुर्रत भी उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें उस सिंहासन से एक ऐसी शक्ति का आभास हो रहा था जो प्रकृति के किसी भी राजा यानी उनके अपने छत्ते की रानी से भी कहीं ज्यादा बड़ी थी। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, बाकी 9 सिंहासन सिर्फ बेजान लकड़ी और मखमल के ढेर हैं। वे सुंदर हैं, पर उनमें आत्मा नहीं है, इसलिए मधुमक्खियों को उनके पास जाने में कोई डर नहीं लगा। लेकिन ये सिंहासन, ये शहंशाह की उपस्थिति का प्रतीक है और प्रकृति भी उसका सम्मान करती है। बीरबल का तर्क सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। किसी ने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। शाहबाज खान और मुल्ला दो प्याजा का मुंह शर्म से झुक गया।
वे जहां रत्नों और लकड़ी में फर्क ढूंढ रहे थे, वही बीरबल ने प्रकृति के सबसे छोटे जीवों की मदद से इतनी बड़ी पहेली सुलझा दी थी। उसकी सोच उन सबसे मीलों आगे थी। दरबारियों ने जब ध्यान से देखा तो पाया कि बीरबल की बात में सच्चाई थी। जिस सिंहासन को उसने चुना था, उसके आसपास एक अजीब सा सन्नाटा और शांति थी, जबकि बाकी सिंहासनों पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट साफ सुनाई दे रही थी। उस दिन के बाद से बीरबल के कहने पर दरबार की कार्यवाही उसी असली सिंहासन से उचित दूरी बनाकर चलाई जाने लगी। सल्तनत का काम फिर से पटरी पर लौट आया। भाग 5। शहंशाह की वापसी और इनाम। एक महीना गुजर गया। शहंशाह अकबर अपनी दक्षिण की यात्रा से वापस आगरा लौटे। उनके मन में सबसे पहला सवाल यही था कि दरबारियों ने उनकी पहेली को सुलझाया या नहीं। जैसे ही वो दीवान आम में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि दरबार का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है। 9 सिंहासन दरबार के कोनों में रखे थे और एक सिंहासन, जो उनका असली सिंहासन था, अपनी जगह पर पूरी शान से विराजमान था और उससे उचित दूरी पर बैठकर मंत्रीगण काम कर रहे थे। शहंशाह को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अपनी जगह पर बैठकर दरबारियों से पूछा, तो हमारी पहेली सुलझा ली गई। हम जानना चाहते हैं कि यह कारनामा किसने कर दिखाया। सभी दरबारियों की नजरें बीरबल की ओर उठ गई। शाहबाज खान, जिसमें अब कोई अकड़ बाकी नहीं थी, ने आगे बढ़कर पूरी कहानी शहंशाह को सुनाई। उसने बताया कि कैसे वे सब 2 दिनों तक सिर पटकते रहे और फिर कैसे बीरबल ने सिर्फ एक रात में मधुमक्खियों की मदद से असली सिंहासन को खोज निकाला। शहंशाह अकबर बीरबल की अनोखी तरकीब के बारे में सुनकर हंसने लगे। वो अपनी गद्दी से उठे और बीरबल के पास आए। वाह बीरबल, वाह! हम तो बस अपने दरबारियों की परख करना चाहते थे, लेकिन तुमने तो हमें भी एक नया सबक सिखा दिया। तुमने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ी समस्याओं का हल अक्सर सबसे सरल चीजों में छिपा होता है। सच्ची बुद्धि किताबों में नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने और उसका सम्मान करने में है। शहंशाह ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और उसे बीरबल को पहनाते हुए कहा, यह तुम्हारा इनाम है। तुमने न सिर्फ हमारे सिंहासन की, बल्कि हमारी सल्तनत की इज्जत भी रखी है। फिर वो शाहबाज खान और बाकी मंत्रियों की ओर मुड़े और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और आप सबके लिए सबक यह है कि किसी भी चीज की कीमत सिर्फ उसकी बाहरी चमक से नहीं होती। असली मूल्य उसके अंदर छिपी आत्मा और इतिहास में होता है। उम्मीद है आगे से आप सब चीजों को सिर्फ आंखों से नहीं, अक्ल और दिल से भी देखना सीखेंगे। ये सुनकर सभी दरबारियों ने शर्म से अपनी गर्दन झुका ली। उस दिन के बाद दीवान में बीरबल का सम्मान और भी बढ़ गया। सब ये मान गए थे कि बीरबल की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो उन चीजों को भी देख और समझ सकता था जहां दूसरों की सोच भी नहीं पहुंच सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, अकबर का झूठा सिंहासन। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता सिर्फ बड़ी बड़ी बातों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों को समझने में भी है। बीरबल की तरह अगर हम भी अपने दिमाग को खुला रखें और चीजों को एक अलग नजरिए से देखें, तो कोई भी पहेली नामुमकिन नहीं है। आपको यह नया एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और हां, अगर आप हमारे चैनल प्रिया हिंदी कहानीज पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपसे फिर मिलेंगे एक और नई, मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मुस्कुराते रहें। बीरबल और हंसी की दरिया। प्रिय पाठकों, प्रिय हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की एक बिल्कुल नई, अनसुनी और बेहद मजेदार कहानी, बीरबल और हंसी की दरिया। ये कहानी आपको हंसाएगी,
गुदगुदाएगी और बीरबल की चतुराई का एक नया आयाम दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये नया एपिसोड। भाग 1, आगरा पर उदासी का साया। मुतलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर बेहद गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनके दरबार में हमेशा की तरह सभी नवरत्न और दरबारी मौजूद थे, लेकिन आज दरबार की रौनक गायब थी। न कोई ठहाका गूंज रहा था, न किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने पूरे आगरा शहर की हंसी चुरा ली हो। पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सी उदासी और नीरसता ने आगरा को अपने आगोश में ले लिया था। लोग अपने काम पर जाते, घर लौटते, खाते पीते, सोते, लेकिन उनके जीवन से उत्साह और आनंद गायब हो गया था। बाजारों में पहले जैसी चहल पहल नहीं थी। बच्चों की खिलखिलाहटें कम हो गई थी और महफिलों में भी खामोशी पसरी रहती थी। शहंशाह अकबर खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्हें अपना विशाल साम्राज्य भी अब फीका फीका सा लग रहा था। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मित्र बीरबल की ओर देखा। बीरबल भी शांत बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी सोच थी। बीरबल, शहंशाह की भारी आवाज गूंजी, ये हमारे आगरा को क्या हो गया है? लोग हंसना क्यों भूल गए हैं? क्या कोई बड़ी विपदा आने वाली है, या किसी दुश्मन ने हमारे शहर पर कोई जादू टोना कर दिया है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, मामला जादू टोने का तो नहीं लगता, लेकिन ये किसी महामारी से कम भी नहीं है। ये उदासी की महामारी है जो धीरे धीरे लोगों के दिलों में घर कर रही है। शहंशाह के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गई। तो इसका क्या इलाज है? हमने हकीमों से बात की, उन्होंने कई दवाइयां बताई, लेकिन किसी का कोई असर नहीं हुआ। हमने दान पुण्य भी बढ़ाया ताकि लोगों के दिल को सुकून मिले, पर सब व्यर्थ। तभी दरबार में मौजूद एक अन्य मंत्री, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखता था, बोला, आलम पनाह, मुझे लगता है कि ये सब लोगों की अय्याशी और आलस का नतीजा है। सल्तनत में इतनी शांति और समृद्धि है कि लोगों को अब किसी बात की कद्र ही नहीं रही। बीरबल ने उस मंत्री की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराया और कहा, मंत्री जी, समृद्धि और शांति तो सल्तनत का गौरव है, अभिशाप नहीं। समस्या की जड़ कहीं और है। लोगों के जीवन में एक रास्ता आ गई है। रोज सुबह उठना, वही काम करना, शाम को थककर घर आना और सो जाना। इस दिनचर्या ने उनकी आत्मा की ऊर्जा को सोख लिया है। उन्हें अब किसी नई चीज का इंतजार नहीं, किसी बात की उत्सुकता नहीं। और जब जीवन में उत्सुकता और उम्मीद खत्म हो जाती है, तो हंसी भी दम तोड़ देती है। शहंशाह अकबर बीरबल की बातों से प्रभावित हुए। 1, 2, उन्होंने कहा, तुमने समस्या तो ठीक पहचानी बीरबल, पर इसका समाधान क्या है? हम अपनी प्रजा को दोबारा हंसते खिलखिलाते कैसे देखें? हम चाहते हैं कि आगरा में फिर से हंसी की लहरें उठें, ऐसी लहरें जो कभी खत्म न हो। हम आगरा में हंसी की दरिया बहाना चाहते हैं। ये सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। हंसी की दरिया, ये कैसा विचार था? शहंशाह ने चुनौती भरे स्वर में कहा, जो कोई भी मेरे इस ख्वाब को हकीकत में बदल देगा, जो कोई भी आगरा में हंसी की दरिया बहा देगा, उसे सल्तनत की ओर से 10,000 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। इनाम की घोषणा सुनकर कई दरबारियों की आंखों में चमक आ गई, लेकिन किसी के पास इस असंभव सी लगने वाली चुनौती का कोई हल नहीं था। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बीरबल शांत खड़े थे। शहंशाह ने उनकी ओर देखकर पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने एक बार फिर सिर झुकाया और अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी प्रजा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कोई इनाम नहीं। अगर आपका हुक्म है तो मैं इस शहर में हंसी की दरिया बहाने का हर संभव प्रयास करूंगा। मुझे 1 महीने का समय और सल्तनत के खजाने से कुछ मदद चाहिए होगी। शहंशाह का चेहरा खिल उठा। उन्होंने कहा, तुम्हें 1 महीने का समय और जो भी मदद चाहिए वो मिलेगी।
हमें तुम पर पूरा भरोसा है, बीरबल। बीरबल के ईर्ष्यालु मंत्री मन ही मन हंस रहे थे। उन्हें लगा कि बीरबल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भला लोगों को जबरदस्ती कैसे हंसाया जा सकता है? ये तो नामुमकिन है। वे सब उस दिन का इंतजार करने लगे जब 1 महीने बाद बीरबल खाली हाथ लौटेंगे और शहंशाह की नजरों से गिर जाएंगे। 3। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि बीरबल ने अपने दिमाग में एक ऐसी योजना बना ली थी जो आगरा की तकदीर बदलने वाली थी। भाग 2, बीरबल की अनोखी योजना। चुनौती स्वीकार करने के बाद बीरबल दरबार से सीधे अपने घर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक आम नागरिक का भेष बदला और आगरा की गलियों में निकल पड़े। वो जानते थे कि किसी भी समस्या को हल करने के लिए उसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। 2, वो लोगों से मिलना चाहते थे, उनकी बातें सुनना चाहते थे और उनकी उदासी का असली कारण समझना चाहते थे। उन्होंने देखा कि एक कुम्हार सुंदर बर्तन बना रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक सुनार गहने गद रहा था, पर उसकी आंखों की चमक गायब थी। बच्चे खेल तो रहे थे, पर उनके खेलों में पहले जैसा शोर और उत्साह नहीं था। बीरबल ने कई लोगों से बात की। किसी ने महंगाई का रोना रोया, किसी ने पारिवारिक कलह का, तो किसी ने भविष्य की चिंता का। बीरबल समझ गए कि लोगों के मन पर चिंताओं का बोझ इतना बढ़ गया है कि वे हंसना ही भूल गए हैं। अगले दिन बीरबल सुबह सुबह शहंशाह अकबर के पास पहुंचे। शहंशाह ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, क्या योजना है तुम्हारी? कैसे बहाओगे हंसी की दरिया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, दरिया एक दिन में नहीं बनती, उसे बहने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। हमें भी हंसी के लिए पहले छोटी छोटी नहरें खोदनी होंगी, जो मिलकर एक दिन दरिया बन जाएंगी। साफ साफ कहो बीरबल, शहंशाह ने कहा। बीरबल ने अपनी योजना का खुलासा किया। हुजूर, मेरी योजना के 3 चरण हैं। पहला चरण, अजीबोगरीब फरमान। सबसे पहले हम आपकी ओर से पूरे आगरा में कुछ अजीबोगरीब फरमान जारी करेंगे। ऐसे फरमान जिन्हें सुनकर लोग हैरान हो जाएं, उन्हें गुस्सा आए या वे सोच में पड़ जाएं। जब इंसान अपनी रोजमर्रा की सोच से बाहर निकलता है, तभी उसके मन में नए भावों के लिए जगह बनती है। शहंशाह को यह विचार पसंद आया। कैसा फरमान? जैसे कि कल से 1 हफ्ते तक आगरा में कोई भी सीधे नहीं चलेगा, सबको उल्टा चलना होगा। या फिर हर दुकानदार अपनी दुकान पर सामान का नाम बताने की जगह उसका कोई मजेदार गुण बताएगा। उदाहरण के लिए, जलेबी की दुकान वाला जलेबी नहीं, बल्कि गोल गोल चाशनी में डूबी खुशियां बेचेगा। ये सुनकर शहंशाह अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वाह बीरबल, ये तो सचमुच अजीब होगा। दूसरा चरण, हंसी का दरबार। हुजूर, दूसरा चरण है हंसी का दरबार। हम हर शाम शहर के मुख्य चौराहे पर एक मंच सजाएंगे। वहां कोई भी आकर चुटकुले सुना सकता है, मजेदार कविताएं पढ़ सकता है या किसी की नकल उतार सकता है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले को रोजाना एक सोने की मोहर इनाम में दी जाएगी। यह भी उत्तम विचार है, शहंशाह ने कहा। इससे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। तीसरा चरण, महामूर्ख सम्मेलन। बीरबल ने अपनी आंखों में शरारत लिए कहा, और जहांपनाह, महीने के अंत में हम यमुना के किनारे एक महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन करेंगे। क्या महामूर्ख सम्मेलन? शहंशाह हैरान थे। जी हुजूर, इस सम्मेलन में सल्तनत के सबसे बड़े मूर्खों को खोजकर सम्मानित किया जाएगा। लेकिन बीरबल, शहंशाह ने चिंतित होकर कहा, इसमें लोग अपनी बेइज्जती करवाने क्यों आएंगे और इससे हंसी का क्या लेना देना? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा हंसी दूसरों की नहीं, बल्कि अपनी मूर्खताओं पर आती है। जब लोग देखेंगे कि बड़े बड़े अमीर और ज्ञानी लोग भी मूर्खतापूर्ण काम करते हैं, तो उन्हें अपनी छोटी छोटी गलतियों पर हंसने का साहस मिलेगा। वे समझेंगे कि कोई भी इंसान उत्तम नहीं होता। ये सम्मेलन लोगों को खुद पर हंसना सिखाएगा
और जो इंसान खुद पर हंस सकता है उसे कोई चीज कभी उदास नहीं कर सकती। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अनूठी और गहरी सोच से इतने प्रभावित हुए कि वो अपनी गद्दी से उठकर बीरबल के पास आ गए और उनकी पीठ थपथपाते हुए कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी सोच की गहराई तक पहुंचना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हें जो चाहिए, जैसा चाहिए, करो। हमें बस आगरा की खोई हुई हंसी वापस चाहिए। अब बीरबल के पास शहंशाह की अनुमति थी और एक ठोस योजना भी। उन्होंने तुरंत अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया। भाग 3, अजीब फरमान और हंसी की पहली लहर। जैसा कि तय हुआ था, अगले ही दिन आगरा की सड़कों और चौराहों पर शाही ढिंढोरची शहंशाह अकबर के अजीब बोगरिब फरमानों की घोषणा करने लगे। पहला फरमान, बादशाह सलामत का हुक्म है कि आज से अगले 3 दिनों तक आगरा का हर बाशिंदा जब भी किसी से मिलेगा तो आदाब या नमस्ते की जगह हाई कहकर उसका अभिवादन करेगा। लोग ये सुनकर सन्न रह गए। ये कैसा शाही हुक्म था? पहले तो लोगों को बहुत अजीब लगा। जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता तो हिचकिचाते हुए कहता, हाँ, हाँ, ही। जवाब में दूसरा भी शर्माते हुए यही दोहराता। लेकिन जल्द ही ये अजीब अभिवादन मजाक का विषय बन गया। 2 दोस्त जब मिलते और एक दूसरे को देखकर गंभीरता से हाई कहते तो उनकी हंसी छूट जाती। धीरे धीरे ये एक खेल बन गया। बच्चे तो इस खेल में सबसे आगे थे। वे हर आने जाने वाले को चिढ़ाते हुए जोर जोर से हाई कहते और खिलखिलाकर हंस पड़ते। 3 दिनों में ही शहर का माहौल थोड़ा हल्का हो गया था। दूसरा फरमान, शहंशाह का हुक्म है कि अगले 1 हफ्ते तक हर कोई अपनी मूंछों को आधा मुंडवाकर और आधा रखकर घूमेगा। ये फरमान तो पहले वाले से भी ज्यादा अजीब था। जिन लोगों की मूंछें उनकी शान हुआ करती थी, उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। बीरबल के विरोधी मंत्रियों ने इसे बीरबल की बेवकूफी करार दिया और कहा कि इससे सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन शाही हुक्म को टालने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगले दिन जब लोग अपनी आधी अधूरी मूंछों के साथ घर से निकले तो नजारा देखने लायक था। कोई अपनी मूंछों को कपड़े से छिपाने की कोशिश कर रहा था तो कोई सिर झुकाए चल रहा था। लेकिन जब एक अधमुड़ा दूसरे अधमुड़े को देखता तो दोनों की हंसी निकल पड़ती। बड़े बड़े सेठ और ज्ञानी पंडित भी इस हुक्म के कारण हास्य का पात्र बन गए थे। लोग एक दूसरे को देखकर कहते, अरे वाह, आपकी नई अदा तो कातिलाना है। इस एक फरमान ने समाज में ऊंच नीच के भेद को कुछ समय के लिए मिटा दिया था। सब एक जैसे मजेदार दिख रहे थे। शहर में ठहाकों का एक नया दौर शुरू हो गया था। तीसरा फरमान, आज से बाजार में कोई भी अपनी उदास सूरत लेकर नहीं बैठेगा। हर दुकानदार को अपनी दुकान पर एक मजेदार शायरी लिखकर लगानी होगी। इस फरमान ने तो बाजारों की रौनक ही बदल दी। एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान पर लिखा, आलू ले लो, बैंगन ले लो, चाहे ले लो भिंडी। उदास रहोगे तो पड़ जाएगी चेहरे पर झुर्री ठंडी। एक पान वाले ने लिखा, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। मुंह बनाओगे सड़ा हुआ तो बीवी मारेगी घर पर ताला। लोग बाजार में सामान खरीदने के साथ साथ इन शायरियों को पढ़ने के लिए भी रुकने लगे। वे एक दूसरे को ये मजेदार शायरियां सुनाते और हंसते। माहौल इतना खुशनुमा हो गया था कि लोगों का खरीदारी में भी मन लगने लगा। बीरबल के इन छोटे छोटे लेकिन असरदार कदमों ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उदासी की मोटी बर्फ अब पिघलने लगी थी और उसके नीचे से हंसी के छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे थे। बीरबल जानते थे कि ये तो बस शुरुआत है, असली काम तो अभी बाकी था। भाग 4, हंसी का दरबार और चुटकुलों की बौछार। योजना के दूसरे चरण के तहत बीरबल ने शहर के सबसे बड़े चौराहे पर एक शानदार मंच तैयार करवाया। उसे फूलों और मशालों से सजाया गया। मंच के सामने लोगों के बैठने के लिए दनियां बिछाई गई। बीरबल ने ढिंढोरा पिटवाया कि आज शाम से यहां हंसी का दरबार लगेगा।
जहां कोई भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सकता है और सर्वश्रेष्ठ कलाकार को एक सोने की मोहर दी जाएगी। पहले दिन लोगों में थोड़ी झिझक थी। मंच खाली था और दर्शक भी कम थे। बीरबल खुद मंच पर चढ़े और उन्होंने कुछ मजेदार किस्से सुनाए। 4। फिर उन्होंने शहंशाह अकबर और अपने बीच होने वाली नोकझोंक को बड़े ही नाटकीय अंदाज में प्रस्तुत किया। लोगों को इसमें बहुत मजा आया। बीरबल ने इनाम की थैली दिखाते हुए कहा, यह सोने की मोहर आज किसी की भी हो सकती है। क्या आगरा में कोई ऐसा सूरमा नहीं जो लोगों को हंसाने का जिगर रखता हो? तभी भीड़ में से एक दुबला पतला आदमी, जिसका नाम भोला था, मंच पर आया। वो पेशे से एक धोबी था। उसने घबराते हुए कहना शुरू किया, हुजूर, मैं कोई कलाकार तो नहीं, पर मेरे साथ कल एक किस्सा हुआ। उसने बताया कि कैसे वो अपनी बीवी से डरकर गधे पर बैठकर नदी की ओर जा रहा था और रास्ते में गधा ऐसा अड़ा कि उसे गधे को अपनी पीठ पर उठाकर घर लाना पड़ा। उसने इस पूरे किस्से को इतने भोलेपन और मजेदार तरीके से सुनाया कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बीरबल ने आगे बढ़कर भोला के हाथ में सोने की मोहर रख दी। ये देखकर लोगों का उत्साह बढ़ गया। अब मंच पर आने वालों की कतार लग गई। एक किसान ने कविता सुनाई कि कैसे उसकी भैंस आजकल घास की जगह पान खाने की जिद करती है। एक बच्चे ने अपने मुंशी जी की ऐसी नकल उतारी कि सब हंस पड़े। एक बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू की शिकायतें इतने मजेदार तरीके से की कि सारी सास बहू अपनी हंसी नहीं रोक पाई। हंसी का दरबार अब आगरा की शामों का सबसे बड़ा आकर्षण बन गया था। लोग दिन भर काम खत्म करके सीधा वहीं पहुंचते। वे न केवल दूसरों का प्रदर्शन देखते, बल्कि खुद भी कुछ नया और मजेदार तैयार करके लाते। इस दरबार ने लोगों को एक दूसरे से जुड़ने और अपनी चिंताओं को भूलकर कुछ पल हंसने का मौका दिया। बीरबल के विरोधी मंत्री ये सब देखकर जल भुन गए। उन्होंने शहंशाह अकबर से शिकायत की, जहां पनाह, ये बीरबल क्या कर रहा है? उसने शाही दरबार का मजाक बनाकर रख दिया है। अब धोबी, किसान और ग्वाले मंच पर आकर कुछ भी अनाप शनाप बकते हैं और बीरबल उन्हें सोने की मोहरें लुटा रहा है। ये शाही खजाने की बर्बादी है। शहंशाह अकबर ने उस शाम खुद भेष बदलकर हंसी के दरबार का मुआयना करने का फैसला किया। उन्होंने देखा कि कैसे आम लोग अपनी छोटी छोटी कहानियों से एक दूसरे को हंसा रहे थे। उनके चेहरों पर जो खुशी और संतुष्टि थी, वो हजारों मोहरें खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती थी। अकबर ने अगले दिन दरबार में उन मंत्रियों को डांटते हुए कहा, जो काम बड़े बड़े हकीम और ज्ञानी नहीं कर सके, वो बीरबल के इस मजाक ने कर दिखाया है। बीरबल खजाना लुटा नहीं रहा, वो अपनी प्रजा का सबसे कीमती खजाना, उनकी हंसी, उन्हें वापस लौटा रहा है। 5. आज से इस काम में बीरबल को दोगुना खजाना दिया जाएगा। ये सुनकर बीरबल के दुश्मनों के चेहरे उतर गए। बीरबल की कामयाबी अब उनसे देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने फैसला किया कि वे बीरबल की योजना के अंतिम और सबसे बड़े आयोजन, महामूर्ख सम्मेलन, को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। भाग 5. महामूर्ख सम्मेलन और एक गहरी साजिश। महीना अपने अंत की ओर था और पूरे आगरा में महामूर्ख सम्मेलन की चर्चा जोरों पर थी। बीरबल ने इसका प्रचार इतने अनोखे ढंग से करवाया था कि हर कोई इसके बारे में जानने को उत्सुक था। शहर में पोस्टर लगाए गए थे जिन पर लिखा था, क्या आप में है दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख बनने की हिम्मत? तो आइए यमुना के किनारे और ले जाइए शानदार इनाम और इज्जत। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि मूर्ख बनने में भला कैसी इज्जत, लेकिन उत्सुकता इतनी थी कि हर कोई इस सम्मेलन का इंतजार कर रहा था। बीरबल ने यमुना नदी के किनारे एक विशाल मैदान में भव्य तैयारी की थी। एक बड़ा सा मंच बनाया गया था जिसके ऊपर लिखा था, शहंशाह मूर्ख का दरबार। मंच पर एक अजीब सी राजगद्दी रखी थी, जो असल में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी जिसे सोने के पानी से रंगा गया था। सम्मेलन के दिन सुबह से ही मैदान में भीड़ जमा होने लगी।
शहंशाह अकबर भी अपने विशेष आसन पर विराजमान थे। बीरबल ने मंच पर आकर घोषणा की, आज हम सल्तनत के उन महान लोगों को खोजेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई न कोई महान मूर्खता का काम किया हो। जो भी व्यक्ति अपनी सबसे बड़ी मूर्खता का किस्सा सुनाएगा और उसकी मूर्खता सबसे बड़ी साबित होगी, उसे महामूर्ख की उपाधि और 1000 सोने की मोहरों से नवाजा जाएगा। ये सुनकर लोग कानाफूसी करने लगे। अपनी बेइज्जती करवाने कौन आगे आएगा? तभी बीरबल के ईर्ष्यालु मंत्री, जिनका नाम हकीम उल मुल्क था, ने अपने एक आदमी को भीड़ में से आगे भेजा। उस आदमी ने मंच पर आकर कहा, मैंने एक बार अपनी पूरी जमीन बेचकर एक ऐसा घोड़ा खरीदा जो हवा में उड़ने का दावा करता था। बाद में पता चला कि वो घोड़ा तो लंगड़ा था। लोग हंसने लगे। बीरबल ने कहा, यह तो मूर्खता है, पर शायद इससे भी बड़े मूर्ख यहां मौजूद हों। एक एक करके कई लोग आए और अपनी मूर्खता के किस्से सुनाने लगे। किसी ने अपना घर गिरवी रखकर लॉटरी का टिकट खरीदा था, तो किसी ने एक ठग के कहने पर नदी में सोने की खोज में महीनों गुजार दिए थे। माहौल अब पूरी तरह से खुल चुका था और लोग दूसरों की मूर्खताओं पर जमकर ठाके लगा रहे थे। तभी मंत्री हकीम उल मुल्क खुद मंच पर चढ़ा। उसने बीरबल पर तंज कसते हुए कहा, बीरबल, तुम दूसरों की मूर्खता तो ढूंढ रहे हो, लेकिन मेरी नजर में इस सल्तनत का सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो हंसी की दरिया जैसे नामुमकिन काम पर शाही खजाना और अपना समय बर्बाद कर रहा है। उसका इशारा साफ तौर पर बीरबल की ओर था। वो बीरबल को शहंशाह और प्रजा के सामने अपमानित करना चाहता था। शहंशाह अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन बीरबल ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए मंत्री से कहा, मंत्री जी, आपकी बात में दम है, लेकिन मेरे पास आपसे भी बड़े मूर्ख का एक किस्सा है। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, कुछ महीने पहले मुझे खबर मिली कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने की एक गुप्त योजना बना रहा है। मुझे यह भी पता चला कि उनकी सेना का एक बड़ा दस्ता हमारी सीमा के पास एक पुरानी गुफा में छिपा हुआ है। अगर वे हमला कर देते तो हमारी सल्तनत को बहुत नुकसान होता। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं फौज को इकट्ठा करके वहां भेजता, इसलिए मैंने एक योजना बनाई। मैंने एक मूर्खतापूर्ण अफवाह फैलाई कि उस गुफा में हंसने वाला खजाना छिपा है, जिसे छूते ही इंसान अपनी सारी चिंताएं भूलकर हंसने लगता है। ये अफवाह मैंने जानबूझकर दुश्मन के जासूसों तक पहुंचाई। उन्हें लगा कि ये कोई जादुई हथियार है। वे लालच में आ गए और अपनी पूरी सेना के साथ उस खजाने को खोजने के लिए गुफा के अंदर चले गए। वो गुफा ऐसी थी कि उसमें अंदर जाने का तो एक ही रास्ता था, पर बाहर निकलने के कई गुप्त रास्ते थे, जिनके बारे में सिर्फ मुझे पता था। जैसे ही उनकी पूरी सेना गुफा में घुसी, मैंने अपने कुछ सैनिकों के साथ मिलकर गुफा का मुख्य द्वार एक बड़े पत्थर से हमेशा के लिए बंद कर दिया। दुश्मन की सेना अंदर फंस गई और मैंने उन्हें गुप्त रास्तों से बाहर निकालकर बिना एक भी बूंद खून बहाए बंदी बना लिया। बीरबल ने अपनी बात खत्म करके मंत्री हकीमुल की ओर देखा और कहा, अब आप ही बताइए, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख कौन? मैं, जिसने एक मूर्खतापूर्ण अफवाह फैलाकर सल्तनत को एक बड़े खतरे से बचा लिया, या वो दुश्मन जो लालच में आकर मेरी मूर्खतापूर्ण योजना का शिकार हो गए? ये सुनकर शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से खड़े हो गए और जोर जोर से तालियां बजाने लगे। पूरी प्रजा बीरबल की जय जयकार करने लगी। बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल सल्तनत की रक्षा की थी, बल्कि अपने दुश्मन को भी उसी के जाल में फंसा दिया था। 6 मंत्री हकीम उल मुल्क का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी साजिश नाकाम होती दिख रही थी। भाग 6 हंसी की दरिया का अवतरण। मंत्री के अपमानित होने के बाद सम्मेलन का माहौल और भी रंगीन हो गया। अब शहंशाह अकबर खुद मंच पर आए। उन्होंने हंसते हुए कहा, बीरबल,
तुम्हारी मूर्खता की कहानी सुनने के बाद मुझे भी अपनी एक मूर्खता याद आ गई। सब हैरान थे कि शहंशाह अपनी कौन सी मूर्खता सुनाएंगे। अकबर ने कहा, मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यह थी कि मैं ये सोचने लगा था कि मेरे आगरा के लोग हंसना भूल गए हैं। मैं ये भूल गया था कि जब तक मेरे पास बीरबल जैसा हीरा और आप जैसी प्यारी प्रजा है, तब तक इस सल्तनत से हंसी कभी गायब नहीं हो सकती। शहंशाह की ये बात सुनकर लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने जोरदार ठहाकों और तालियों से अपने बादशाह का अभिवादन किया। तभी बीरबल ने एक इशारा किया। यमुना नदी की ओर से हजारों की संख्या में रंग बिरंगे दिए, जिन्हें छोटी छोटी नावों पर रखा गया था, छोड़ दिए गए। रात के अंधेरे में नदी का किनारा उन अनगिनत दियों की रोशनी से जगमगा उठा। बीरबल ने अपनी बुलंद आवाज में कहा, मेरे प्यारे आगरा वासियों, शहंशाह अकबर हंसी की दरिया बहाना चाहते थे। ये कोई असली दरिया नहीं, बल्कि आप सबके दिलों में बहने वाली खुशी और आनंद की दरिया है। आज आपने अपनी चिंताओं को भुलाकर, अपनी मूर्खताओं पर हंसकर ये साबित कर दिया है कि ये दरिया कभी सूख नहीं सकती। ये जो दिए आप नदी में देख रहे हैं, ये आपकी हंसी के प्रतीक है। जैसे एक दिया हजारों दियों को रोशन कर सकता है, वैसे ही एक इंसान की हंसी पूरे माहौल को खुशनुमा बना सकती है। आज से आप सब ये प्रण लें कि आप अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप खुद भी हंसेंगे और दूसरों को भी हंसाएंगे। उस रात यमुना का किनारा किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। लोग एक दूसरे से गले मिल रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। उनके ठहाकों की गूंज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो सचमुच यमुना नदी के साथ साथ एक हंसी की दरिया भी बह रही हो। शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और घोषणा की, बीरबल, तुमने 10,000 नहीं, बल्कि हमारी सल्तनत की सबसे अनमोल दौलत हमें लौटाई है। आज से तुम्हें वजीर आजम के पद के साथ साथ सुल्तान की उपाधि भी दी जाती है। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से सिर झुका लिया। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई, समझदारी और अनोखी सोच से न केवल एक शहर की खोई हुई मुस्कान लौटाई, बल्कि लोगों को यह भी सिखाया कि जीवन की सबसे बड़ी जीत मुश्किलों में भी हंसते रहने में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, बीरबल और हंसी की दरिया। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान ले आई होगी। अगर आपको ये नया एपिसोड पसंद आया तो प्रिया हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चला कि यही चोर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने ऐलान किया था कि पाउडर सूंघने से नाक गायब हो जाएगी, तो जिसे अपनी नाक की फिक्र होती वो उसे बचाने की कोशिश जरूर करता। दिलेर खान ने वही किया। इसके बाद बीरबल ने उस संदूक को खोला जिसमें कोई जादुई पाउडर नहीं, बल्कि चमेली के फूलों का इत्र था। दिलेर खान ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने एक ईरानी हकीम से एक ऐसा लेप बनवाया था जो किसी भी चीज को कुछ दिनों के लिए अदृश्य कर सकता था। उसने ऐसा बीरबल को नीचा दिखाने के लिए किया था। अध्याय 6, जब वापस आई नाक। दिलेर खान से उस लेप का तोड़ पूछा गया और फिर उस तोड़ को अकबर की नाक पर लगाया गया। कुछ ही पलों में अकबर की नाक पहले की तरह दिखने लगी। पूरे दरबार ने बीरबल की बुद्धिमानी का लोहा मान लिया। 3, 4, 5 अकबर ने बीरबल को गले से लगा लिया और उन्हें ढेर सारे इनाम दिए। उस दिन के बाद से अकबर बीरबल की चतुराई का ये किस्सा भी लोगों की जुबान पर चढ़ गया। 6, 7 ये कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धि और चतुराई से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। 8, 9 समाप्त। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, सल्तनत का असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी हो सकता है, मंत्री जी।
हो सकता है ये सपना हमें यही चेतावनी दे रहा हो कि हम अपनी प्रजा से दूर हो गए हैं और कोई है जो हमारी सल्तनत को भीतर से खोखला कर रहा है, एक काले सूरज की तरह। दरबार में फिर से दो गुट बन गए। एक तरफ अंधविश्वास और डर था और दूसरी तरफ बीरबल का तर्क और विवेक। अकबर हमेशा की तरह एक दुविधा में पड़ गए। एक तरफ उनकी प्रजा की सुरक्षा का सवाल था और दूसरी तरफ बीरबल की बात, जिसमें हमेशा कोई न कोई गहराई छिपी होती थी। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। ठीक है पंडित चक्रपाणी, आप महायज्ञ की तैयारियों में लग जाइए। शाही खजाने से जो भी मदद चाहिए आपको दी जाएगी। ये सुनकर शमशेर खान और चक्रपाणी के चेहरे पर विजय की मुस्कान आ गई। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर मुड़ते हुए कहा, बीरबल, मैं तुम्हें भी ये जिम्मेदारी देता हूं कि तुम अपने तरीके से इस सपने की हकीकत का पता लगाओ। तुम ये जांच करो कि क्या सल्तनत में सच में कहीं कोई काला सूरज उग आया है जो हमारी प्रजा की खुशियां छीन रहा है। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने बाद या तो यज्ञ का फल मिलेगा या तुम्हारी खोज का। देखते हैं जीत किसकी होती है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक सपने की पहेली को सुलझाना नहीं है, बल्कि ये एक लड़ाई है तर्क और अंधविश्वास के बीच, सच्चाई और धोखे के बीच, और न्याय और अन्याय के बीच। और इस लड़ाई को जीतने के लिए उन्हें महल के आराम को छोड़कर अपनी सल्तनत की धूल भरी सड़कों पर उतरना होगा। दरबार खत्म होने के बाद बीरबल अपने घर नहीं गए। उन्होंने अपना शाही लिबास उतारा और एक साधारण सौदागर का भेष बनाया। उन्होंने अपना नाम बदलकर भानु प्रताप रखा और अपनी पहचान छिपाकर आगरा के सबसे बड़े अनाज बाजार की ओर चल पड़े। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की खुशहाली का सबसे सही पैमाना उसके बाजार होते हैं। अगर बाजार में रौनक है तो मतलब प्रजा खुश है। लेकिन बाजार पहुंचकर बीरबल को पहला झटका लगा। बाजार में भीड़ तो थी, लेकिन वो चहल पहल और उत्साह गायब था जो हमेशा रहा करता था। व्यापारी अपनी दुकानों पर उदास बैठे थे। किसान अपनी उपज की गाड़ियां लेकर खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें थी। बीरबल एक बड़ी अनाज की दुकान पर गए और गेहूं का भाव पूछा। दुकानदार ने जो भाव बताया वो सामान्य से काफी कम था। बीरबल ने हैरान होते हुए पूछा, भाई साहब, इतना सस्ता क्यों? क्या इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है? दुकानदार ने एक ठंडी सांस भरी। फसल तो सोने जैसी हुई है जनाब, लेकिन खरीदार कहाँ है? पिछले कुछ महीनों से न जाने क्या हो गया है। बाहर के बड़े व्यापारी माल खरीदने आ ही नहीं रहे। कहते हैं आगरा के आसपास के इलाकों में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। हमारा सारा माल गोदामों में सड़ रहा है। बीरबल ने और भी कई व्यापारियों से बात की और सबने यही कहानी दोहराई। बाजार में पैसा नहीं घूम रहा था। मांग अचानक से बहुत कम हो गई थी। ये एक बुरा संकेत था। इसके बाद बीरबल ने आगरा के बाहरी इलाकों और गांवों की ओर रुख किया। जैसे जैसे वो राजधानी से दूर होते गए, उन्हें अकबर के सपने का दूसरा हिस्सा सच होता दिखाई देने लगा। गांव के गांव वीरान लग रहे थे। खेतों में फसलें खड़ी थी, लेकिन किसानों के चेहरों पर खुशी नहीं थी। बच्चे कुपोषण का शिकार लग रहे थे और लोगों के कपड़े फटे पुराने थे। एक गांव के बाहर एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थी। बीरबल ने उनसे पीने के लिए पानी मांगा। एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में गहरा दर्द छिपा था, ने उन्हें पानी दिया। बीरबल ने बात शुरू की, क्या बात है माई? गांव इतना उदास क्यों लग रहा है? फसल तो अच्छी दिख रही है। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। क्या करे बेटा, फसल अच्छी होने का क्या फायदा जब उसे काटने के बाद हमारे हाथ में कुछ बचता ही नहीं। हमारा नया जमींदार जोरावर सिंह किसी राक्षस से कम नहीं है। उसने लगान को दोगुना कर दिया है। ऊपर से हर छोटी बड़ी बात पर नए नए कर लगा देता है। अगर किसी के घर में शादी हो तो खुशी कर, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो दवाई कर। हालत यह है कि हम जो भी कमाते हैं
सब उसके खजाने में चला जाता है। हमारे पास अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के भी पैसे नहीं हैं। एक दूसरी औरत ने कहा, वो हमें अपनी ही जमीन पर मजदूर बनाकर रखना चाहता है। जो कोई आवाज उठाता है, उसके लठैत उसे मारकर अधमरा कर देते हैं। हम बादशाह अकबर तक अपनी फरियाद कैसे पहुंचाएं? यहां से आगरा बहुत दूर है और जोरावर सिंह के आदमी किसी को गांव से बाहर जाने ही नहीं देते। बीरबल का माथा ठनका। जोरावर सिंह, ये नाम उन्होंने पहले भी सुना था। वो कुछ साल पहले ही आगरा के पास की एक बड़ी जागीर का जमींदार बना था। उसे ये पद दिलवाने में मंत्री शमशेर खान ने बड़ी मदद की थी। बीरबल को अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ नजर आने लगी थी। उन्हें लगा कि उन्हें अपना काला सूरज मिल गया है। ये जोरावर सिंह ही वो काला सूरज था जो अपनी प्रजा का खून चूसकर अपनी तिजोरियां भर रहा था और उनकी खुशियों को निगल रहा था। और चूंकि ये सब राजधानी से दूर हो रहा था, इसलिए बादशाह और उनके दरबार तक इसकी कोई खबर नहीं पहुंच रही थी। लेकिन सिर्फ शक के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता था। बीरबल को ठोस सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जो दीवान तास में जोरावर सिंह और उसके साथियों के नकाब को उतार सके। उन्होंने फैसला किया कि वह जोरावर सिंह की हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक काम था। जोरावर सिंह की हवेली किसी किले से कम नहीं थी और उसके चारों तरफ हथियारबंद पहरेदारों का पहरा रहता था। एक अजनबी का वहां घुसना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने सुना था कि जोरावर सिंह को नाच गाने और शायरी का बहुत शौक है। वो अक्सर अपनी हवेली में महफिलें सजाता था। बीरबल ने अपना भेष बदला। इस बार वो एक गरीब बूढ़े शायर बने। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, आंखों पर मोटा चश्मा लगा लिया और हाथ में एक पुरानी सारंगी ले ली। उनकी आवाज में दर्द और कला दोनों थी। वो जोरावर सिंह की जागीर में पहुंचे और गांव के चौपाल पर अपनी शायरी सुनाने लगे। उनकी शायरी में उस गांव के लोगों का दर्द, उनकी लाचारी और उनका दुख छिपा था। जल्द ही उनकी ख्याति जोरावर सिंह के कानों तक पहुंच गई। जोरावर सिंह ने उन्हें अपनी अगली महफिल में शायरी सुनाने का न्योता भेजा। बीरबल का तीर निशाने पर लगा था। रात में हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। अंदर की शान शौकत देखकर बीरबल दंग रह गए। जिस इलाके के लोग भूखे मर रहे थे, वहां का जमींदार सोने की थालियों में खाना खा रहा था और शराब के फव्वारे चलवा रहा था। महफिल में जोरावर सिंह के कई अमीर दोस्त और चापलूस मौजूद थे। बीरबल ने अपनी सारंगी उठाई और गाना शुरू किया। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि महफिल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी शायरी के माध्यम से एक ऐसे राजा की कहानी सुनाई जो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके कुछ बेईमान मंत्री और अधिकारी उसे धोखा दे रहे थे और उसकी प्रजा पर अत्याचार कर रहे थे। ये कहानी सीधे सीधे जोरावर सिंह और अकबर पर एक कटाक्ष थी। जोरावर सिंह, जो शराब के नशे में धुत था, इस शायरी का गहरा मतलब नहीं समझ पाया। वो तो बस बीरबल की कला पर वाहवाह करने लगा। उसने खुश होकर बीरबल को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली इनाम में दी। बीरबल ने सिर झुकाकर इनाम तो ले लिया, लेकिन उनकी नजरें हवेली के कोने कोने का जायजा ले रही थी। वो उस जगह को ढूंढ रहे थे जहां जोरावर सिंह अपने दस्तावेज और खजाना रखता होगा। महफिल के दौरान उन्होंने देखा कि जोरावर सिंह बार बार एक छोटे से कमरे की ओर जा रहा था जो हवेली के पिछले हिस्से में था। उस कमरे पर एक बहुत बड़ा ताला लगा था। बीरबल समझ गए कि राज उसी कमरे में छिपा है। महफिल देर रात तक चली। जब सब लोग नशे में धुत हो गए तो बीरबल चुपके से वहां से खिसक गए। हवेली के पीछे घना अंधेरा था। वो उस कमरे के पास पहुंचे। ताला बहुत मजबूत था, उसे तोड़ना नामुमकिन था। तभी बीरबल को याद आया कि उन्होंने जोरावर सिंह को अपनी कमर में लटकी चाबियों के गुच्छे से उस ताले को खोलते देखा था। अब बीरबल को वो चाबियां चाहिए थी।
उन्होंने एक खतरनाक योजना बनाई। वो वापस महफिल में गए, जहां जोरावर सिंह अब लगभग बेहोश हो चुका था। बीरबल उसके पास गए और ऐसे अभिनय किया जैसे वो उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हों। इसी दौरान उन्होंने बड़ी सफाई से उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। उनकी किस्मत अच्छी थी कि किसी ने उन्हें नहीं देखा। वो वापस उस रहस्यमयी कमरे के पास आए। उनका दिल जोर से धड़क रहा था। उन्होंने कांपते हाथों से सही चाबी ढूंढी और ताला खोला। कमरे के अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो कमरा खजाने से भरा हुआ था। सोने चांदी के ढेर लगे थे, लेकिन बीरबल की दिलचस्पी इन सब में नहीं थी। उनकी नजरें एक बड़ी सी संदूक पर थी, जिसमें सारे जरूरी कागजात रखे थे। उन्होंने संदूक खोला। उसके अंदर उन्हें वह चीज मिल गई जिसकी उन्हें तलाश थी। वहां लगान और कर वसूली के असली बही खाते रखे थे। उन बहियों में साफ साफ लिखा था कि जोरावर सिंह किसानों से कितना लगान वसूलता था और शाही खजाने में कितना कम जमा करवाता था। उसने कई गांवों की जमीनों को धोखे से अपने नाम करवा लिया था। वहां उन लोगों की भी एक सूची थी जो शाही दरबार में उसके इस काले धंधे में भागीदार थे, और उस सूची में सबसे ऊपर नाम था मंत्री शमशेर खान का। बीरबल को अपना जवाब मिल गया था। बादशाह का सपना कोई वहम नहीं था। ये जोरावर सिंह ही वो काला सूरज था, और शमशेर खान जैसे मंत्री उस सूरज को अपनी ताकत दे रहे थे ताकि वो प्रजा की खुशियों को ग्रहण लगा सके। बीरबल ने सबसे जरूरी बही खाते अपने कपड़ों में छिपाए, कमरे को वापस ताला लगाया और चाबियों का गुच्छा वापस नशे में धुत जोरावर सिंह की कमर में लटका दिया। फिर इससे पहले कि सुबह हो और किसी को कुछ पता चले, वो उस हवेली से और उस गांव से बहुत दूर निकल गए। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने और भी कई गांवों का दौरा किया और जोरावर सिंह के अत्याचार के शिकार हुए कई लोगों से बात की। उन्होंने उन सभी को गवाह के तौर पर अपने साथ आगरा चलने के लिए तैयार किया। उन्होंने वादा किया कि शहंशाह अकबर खुद उनका इंसाफ करेंगे। ठीक एक महीने बाद बीरबल वापस आगरा के दरबार में पहुंचे। उस दिन दीवान एटास में उत्सव का माहौल था। महायज्ञ का आज आखिरी दिन था। पंडित चक्रपाणी और शमशेर खान अपनी सफलता का ढोल पीट रहे थे। उन्होंने अकबर को यकीन दिला दिया था कि उनके यज्ञ के प्रभाव से ही सल्तनत पर आया संकट टल गया है। शमशेर खान ने खड़े होकर कहा, देखिए जहांपना, आज एक महीना पूरा हो गया। हमारी सल्तनत में सब कुछ शांत है। ये हमारे महायज्ञ का ही प्रताप है। और आपका वह दरबारी बीरबल, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अपनी हार मानकर कहीं मुंह छिपाए बैठा है। तभी दरबार का दरवाजा खुला और बीरबल ने अंदर कदम रखा। उनके पीछे गांव के वे गरीब और डरे समेत किसान भी थे। बीरबल का हुलिया बदला हुआ था, लेकिन उनकी आंखों में वही आत्मविश्वास और सच्चाई की चमक थी। उन्हें देखकर शमशेर खान और पंडित चक्रपाणी के होश उड़ गए। बीरबल, तुम आ गए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, हम तो समझ रहे थे कि तुम अपनी खोज में असफल रहे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं असफल नहीं हुआ। मैं आपके सपने का सच लेकर लौटा हूं। मैं उस काले सूरज को ढूंढ लाया हूं जो आपकी प्रजा की खुशियों को खा रहा था। क्या मतलब? साफ साफ कहो, अकबर ने बेचैनी से पूछा। बीरबल ने जोरावर सिंह के बही खाते अकबर के सामने रख दिए। जहां पनाह, यह है वो काला सूरज। ये आपके ही एक जमींदार जोरावर सिंह के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है। वो आपकी पीठ पीछे आपकी ही प्रजा को लूट रहा है, उन पर अत्याचार कर रहा है और शाही खजाने को भी चूना लगा रहा है। फिर उन्होंने उन किसानों की ओर इशारा किया, और ये है मेरे गवाह। इनकी जुबानी सुनिए कि आपकी सल्तनत में सच में क्या हो रहा है। एक एक करके उन किसानों ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे जोरावर सिंह ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया था। उनकी बातें सुनकर
अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी नाक के नीचे उनके ही एक अधिकारी ने उनकी प्रजा पर इतने जुल्म ढाए थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। शमशेर खान समझ गया कि अब वो फंस चुका है। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब झूठ है जहांपनाह। ये बीरबल की साजिश है। ये किसान पैसों के लालच में झूठ बोल रहे हैं। बीरबल मुस्कुराए और बही खाते का वो पन्ना खोला जिस पर दरबार के हिस्सेदारों की सूची थी। और इस सूची के बारे में क्या कहेंगे मंत्री जी? इसमें तो सबसे ऊपर आपका ही नाम है। जोरावर सिंह अपनी लूट का एक बड़ा हिस्सा आपको भी तो पहुंचाता था ताकि आप दरबार में उसका बचाव कर सकें। यह सुनते ही शमशेर खान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। सारा सच आईने की तरह साफ हो चुका था। पंडित चक्रपाणी भी डर के मारे कांप रहा था, क्योंकि यज्ञ के नाम पर उसने और शमशेर खान ने जो लाखों की हेराफेरी की थी, उसका भी पर्दाफाश होने वाला था। अकबर अपनी गद्दी से उठे। उनकी आवाज में बिजली की कड़क थी। सिपाहियों, अभी इसी वक्त जोरावर सिंह, शमशेर खान और इस ढोंगी पंडित चक्रपाणी को गिरफ्तार कर लो। इनकी सारी संपत्ति जब्त करके इन गरीब किसानों में बांट दी जाए और इन्हें सल्तनत से गद्दारी करने के जुर्म में कालकोरी में डाल दिया जाए। तुरंत हुक्म की तामील हुई। दरबार में न्याय हुआ। उन गरीब किसानों को उनकी जमीनें वापस मिली और उन्हें जोरावर सिंह के खजाने से मुआवजा भी दिया गया। उस दिन अकबर ने पूरे दरबार के सामने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरे एक सपने का मतलब नहीं समझाया, बल्कि तुमने मुझे एक बादशाह का असली धर्म याद दिलाया है। एक राजा का असली यज्ञ उसकी प्रजा की सेवा करना है। उसकी असली पूजा अपनी प्रजा को खुश रखना है। आज मैं समझ गया कि वो काला सूरज कोई जादू टोना नहीं था। वो अन्याय और भ्रष्टाचार का प्रतीक था, जो मेरी सल्तनत में ही पल रहा था और मैं उससे अनजान था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह तो मेरा फर्ज था जहांपनाह। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी सल्तनत के प्रशासन को और भी चुस्त दुरुस्त कर दिया। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि किसी भी गरीब की आवाज उन तक पहुंचने से पहले दबाई न जा सके। आगरा में फिर से खुशहाली लौट आई। बाजारों में रौनक बढ़ गई और खेतों में किसान खुशी से गीत गाने लगे। और शहंशाह हिंद ने फिर कभी वो डरावना सपना नहीं देखा, क्योंकि अब वो जानते थे कि जब तक न्याय का सूरज चमकता रहेगा, तब तक कोई भी काला सूरज उनकी सल्तनत पर अपनी छाया नहीं डाल। अकबर की खोई हुई परछाई, एक अनकही दास्ता, भाग 1। शाही दरबार का वो अनोखा दिन। आगरा के भव्य किले में उस सुबह सब कुछ सामान्य था। यमुना नदी की लहरें किनारे से टकराकर मधुर संगीत उत्पन्न कर रही थी और मुगल सल्तनत का सूरज हमेशा की तरह अपनी पूरी शान से चमक रहा था। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दरबाराम में तख्ते ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक शासक का तेज और एक पिता की कोमलता का अनूठा संगम था। दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से बैठे थे और न्याय की उम्मीद में आए फरियादियों की कतार लगी हुई थी। अकबर अपने नवरत्नों से घिरे हुए थे, जिनमें से बीरबल अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। उस दिन भी दरबार की कार्यवाही सामान्य रूप से चल रही थी। एक के बाद एक मामले पेश हो रहे थे और अकबर बीरबल और अन्य मंत्रियों की सलाह से उन पर अपने विवेकपूर्ण निर्णय सुना रहे थे। तभी दरबार में मौजूद एक चित्रकार, जो शहंशाह का एक नया चित्र बनाने के लिए उपस्थित था, अचानक अपनी जगह पर ठिठक गया। उसके हाथ से कूची गिर गई और उसकी आंखें आश्चर्य से फटी रह गई। उसने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या हुआ गुस्ताख? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि शहंशाह के दरबार में इस तरह का व्यवहार करो? एक दरबारी ने कड़क कर पूछा। चित्रकार कांपते हुए बोला, खता माफ हो हुजूर, लेकिन शहंशाह सलामत की परछाई।
वो नजर नहीं आ रही है। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें पहले अकबर की ओर गई और फिर उस जगह पर जहां उनकी परछाई होनी चाहिए थी। चित्रकार सही कह रहा था। जिस जगह अकबर बैठे थे उसके पीछे दीवार और फर्श पर कहीं भी उनकी परछाई का कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज की रोशनी उनके शरीर को भेद कर आर पार जा रही हो। पहले तो इसे किसी की नजर का धोखा या कोई वहम माना गया, लेकिन जब कई लोगों ने इस बात की पुष्टि की तो दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। खुद अकबर भी अपने सिंहासन से उठे और चलकर खुले बरामदे में आए जहां धूप तेज थी। लेकिन नतीजा वही रहा, शहंशाहैन की परछाई गायब हो चुकी थी। ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई इसे किसी आसमानी ताकत का कहर बता रहा था, तो कोई इसे किसी बड़े अपशगुन का संकेत मान रहा था। ज्योतिषियों और हकीमों की भीड़ महल में जमा हो गई, लेकिन कोई भी इस रहस्यमयी घटना का कारण नहीं बता पा रहा था। अकबर, जो अपनी बहादुरी और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे, पहली बार इतने विचलित और चिंतित दिखे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि उनके और उनकी सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी और गहरी साजिश है। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद और बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, तुम देख रहे हो, ये क्या हो गया है? हमारी परछाई ने हमारा साथ छोड़ दिया है। क्या इसका कोई मतलब है? अकबर ने चिंतित स्वर में पूछा। बीरबल ने शहंशाह के चेहरे की चिंता को पथ लिया था। उन्होंने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, हर समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। मुझे यकीन है कि यह किसी दुश्मन की चाल है और हम जल्द ही इसकी तह तक पहुंच जाएंगे। बस आप धैर्य रखें। बीरबल की बातों से अकबर को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उनके मन का भय कम नहीं हुआ था। एक बादशाह जिसकी परछाई ही न हो, उसकी प्रजा उसके बारे में क्या सोचेगी? दुश्मन क्या सोचेंगे? ये सिर्फ एक परछाई का गायब होना नहीं था, ये अकबर के अस्तित्व और उनकी सत्ता पर एक गहरा प्रहार था। और इस तरह मुगल सल्तनत के इतिहास के सबसे रहस्यमयी अध्याय की शुरुआत हुई, जिसकी कुंजी सिर्फ एक व्यक्ति के पास थी, बीरबल। भाग 2, बीरबल की तहकीकात और एक रहस्यमयी सुराग। अगले दिन से बीरबल ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले उन सभी लोगों से पूछताछ की जो घटना के समय दरबार में मौजूद थे। चित्रकार से लेकर हर एक दरबारी और सिपाही से घंटों सवाल जवाब किए गए, लेकिन कोई भी कुछ ऐसा नहीं बता पाया जिससे कोई सुराग मिल सके। बीरबल ने महल के हकीमों और ज्योतिषियों की एक सभा बुलाई। हकीमों का कहना था कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक स्थिति नहीं देखी जिसमें इंसान की परछाई गायब हो जाए। ज्योतिषियों ने अपने पोथी पत्रे देखकर कहा कि यह किसी शक्तिशाली काले जादू या तंत्र मंत्र का प्रभाव है जो किसी बहुत ही माहिर तांत्रिक ने किया है। यह सुनकर बीरबल का शक गहरा गया। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। उनका अगला कदम था शहंशाह के कक्ष की तलाशी लेना। अकबर की इजाजत लेकर बीरबल ने उनके शयन कक्ष और उनके निजी कक्षों का कोना कोना छान मारा। घंटों की तलाशी के बाद बीरबल की नजर अकबर के बिस्तर के सिरहाने के नीचे दबे एक छोटे से कपड़े के टुकड़े पर पड़ी। ये एक बहुत ही अजीब सा कपड़ा था, जिसका रंग काला था और उस पर एक अनजाना सा प्रतीक बना हुआ था, एक आंख जिसके चारों ओर 7 सितारे थे। बीरबल ने ऐसा प्रतीक पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े को सावधानी से उठाया और अपनी जेब में रख लिया। ये इस मामले का पहला और एकमात्र सुराग था। उसी शाम जब बीरबल अपने कक्ष में उस प्रतीक के बारे में सोच रहे थे, एक गुप्तचर ने आकर खबर दी कि आगरा से कुछ दूर यमुना के किनारे एक पुराने खंडहर में एक रहस्यमयी जादूगर इनायत खान ने डेरा डाला है। वो दावा करता है कि उसके पास हर समस्या का समाधान है
और वो किसी भी तरह के। बीरबल और अदृश्य चोर, 10,000 शब्दों की एक विस्तृत कहानी। चैनल का नाम प्रिय हिंदी कहानी। कहानी का शीर्षक बीरबल और अदृश्य चोर। परिचय। नमस्ते दोस्तों, प्रिय हिंदी कहानी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको शहंशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके होश उड़ा देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि अक्ल के आगे बड़ी से बड़ी ताकत और चालाकी भी घुटने टेक देती है। यह कहानी है एक ऐसे चोर की जो दिखाई नहीं देता था, जो दीवारों के पार जा सकता था और जिसकी वजह से आगरा की सल्तनत में दहशत का माहौल पैदा हो गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प दास्तां बीरबल और अदृश्य चोर। भाग 1। आगरा में दहशत। मुगल सल्तनत के सबसे शानदार दौर में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था, आगरा शहर अमन और खुशहाली का दूसरा नाम हुआ करता था। यमुना नदी के किनारे बसा ये शहर अपनी भव्य इमारतों, गुलजार बाजारों और खुशहाल लोगों के लिए जाना जाता था। शहंशाह अकबर एक न्यायप्रिय शासक थे और उनके नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल, जिनकी बुद्धिमानी के चर्चे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दूर दराज के मुल्कों तक फैले हुए थे। लेकिन इस अमन और चैन पर किसी की नजर लग गई थी। अचानक शहर में एक के बाद एक रहस्यमयी चोरियां होने लगी। ये कोई साधारण चोरियां नहीं थी। चोर केवल शहर के सबसे धनी सेठों और शाही दरबार के सबसे ऊंचे ओहदे वाले अमीरों को ही अपना निशाना बना रहा था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि चोर का कोई सुराग ही नहीं मिलता था। ऐसा लगता था मानो चोर हवा में आता है और हवा में ही गायब हो जाता है। पहली घटना शहर के सबसे अमीर जौहरी सेठ हरिकिशन दास के घर हुई। सेठ अपनी तिजोरी की सुरक्षा के लिए मशहूर था। तिजोरी लोहे की मोटी चादरों से बनी थी और उस पर 7 अलग अलग ताले लगे थे, जिनकी चाबियां केवल सेठ के पास रहती थी। एक सुबह जब सेठ उठा तो उसने पाया कि तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ है और अंदर से सारे हीरे जवाहरात गायब थे। हैरानी की बात यह थी कि 7 ताले अपनी जगह पर बंद थे और तिजोरी पर खरोंच तक नहीं आई थी। घर के पहरेदार कसम खाकर कह रहे थे कि रात में कोई भी हवेली के अंदर नहीं आया। खबर आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। लोगों में कानाफूसी होने लगी। ये किसी इंसान का काम नहीं हो सकता, एक ने कहा। जरूर कोई जिन्न या भूत प्रेत है, दूसरे ने हामी भरी। अभी इस चोरी की जांच चल ही रही थी कि एक हफ्ते बाद शाही खजाने के मंत्री आसिफ खान के घर डाका पड़ गया। इस बार चोर ने सोने की अशर्फियों से भरी संदूकें पार कर दी थी। आसिफ खान का घर किसी किले से कम नहीं था। हर कोने पर संतरी पहरा देते थे। लेकिन इस बार भी वही हुआ। कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं, कोई टूटा हुआ ताला नहीं। चोर जैसे दीवारों को भेदकर अंदर आया और कीमती सामान लेकर चंपत हो गया। अब तो पूरे आगरा में खौफ का माहौल बन गया। अमीर लोग अपनी दौलत को लेकर चिंतित हो गए। शाम ढलते ही लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते। अफवाहों का बाजार गर्म था। कोई कहता कि ये एक अदृश्य चोर है जो गायब होने की कला जानता है। कोई कहता कि ये किसी योगी का काम है जो अपनी मायावी शक्तियों से ये सब कर रहा है। भाग 2। शहंशाह अकबर का क्रोध और बीरबल को चुनौती। चोरियों का यह सिलसिला जब शहंशाह अकबर के कानों तक पहुंचा तो वो गुस्से से लाल हो गए। ये सीधे सीधे उनकी सल्तनत की इज्जत पर हमला था। अगर उनके सबसे सुरक्षित घरों में भी लोग महफूज नहीं हैं, तो आम जनता का क्या होगा? उन्होंने फौरन अपने सबसे काबिल सेनापतियों और कोतवाल को दरबार में तलब किया। ये क्या हो रहा है हमारी नाक के नीचे? शहंशाह गरजे। एक चोर पूरी सल्तनत को चुनौती दे रहा है और तुम सब हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। क्या हमारी सल्तनत की सुरक्षा इतनी कमजोर हो गई है कि कोई भी आकर हमारे अमीरों को लूट ले? कोतवाल ने सिर झुकाकर अर्ज किया, आलम पनाह, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने गश्त बढ़ा दी है,
हर नाके पर पहरा सख्त कर दिया है, लेकिन चोर कोई सुराग ही नहीं छोड़ता। ऐसा लगता है जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई साया है। ये सुनकर अकबर का गुस्सा और भड़क गया। साया? तो क्या हम ये मान ले कि मुगल सल्तनत के रखवाले एक साए से डर गए? हमें नतीजे चाहिए, बहाने नहीं। अगर 24 घंटे के अंदर ये चोर सलाखों के पीछे नहीं हुआ, तो तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी जानते थे कि शहंशाह का गुस्सा कितना भयानक हो सकता है। तभी बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब कुछ सुन रहे थे, आगे आए। उन्होंने अदब से सिर झुकाया और कहा, गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, लेकिन क्रोध से समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अब भी गुस्सा था, लेकिन बीरबल के लिए उनकी आंखों में एक उम्मीद भी थी। बीरबल, तुम ही बताओ, ये क्या माजरा है? क्या सच में कोई अदृश्य चोर है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, दुनिया में कोई भी इंसान अदृश्य नहीं हो सकता। ये सब नजरों का धोखा और चालाकी का खेल है। चोर बहुत शातिर है। वो लोगों के मन में डर पैदा करके अपना काम आसान बना रहा है। दरबार में मौजूद अन्य मंत्री जो बीरबल से जलते थे, उन्हें मौका मिल गया। उनमें से एक, मुल्ला दो प्याजा, ने तंज कसते हुए कहा, तो क्या बुद्धि के बादशाह बीरबल इस अदृश्य चोर को पकड़ सकते हैं? बातें बनाना तो बहुत आसान है। अकबर ने इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, ठीक है बीरबल, हम ये मामला तुम्हें सौंपते हैं। तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है। अगर 7 दिनों के अंदर तुमने उस चोर को हमारे सामने पेश नहीं किया, तो तुम्हें नवरत्न के पद से हटा दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बीरबल की इज्जत और ओहदा दोनों दांव पर लगे थे, लेकिन बीरबल के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से शहंशाह का हुक्म कबूल किया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहां पनाह। 7वें दिन का सूरज ढलने से पहले वो चोर आपके कदमों में होगा। भाग 3, बीरबल की अनोखी जांच। बीरबल ने अपनी जांच का तरीका बिल्कुल अलग रखा। उन्होंने कोतवाल की तरह हर जगह सिपाही तैनात नहीं किए, नहीं संदिग्धों को पकड़कर जेल में डाला। उनका मानना था कि ये चोर ताकत से नहीं, अक्ल से ही पकड़ा जा सकता है। सबसे पहले बीरबल उन सभी जगहों पर गए जहां चोरियां हुई थी। उन्होंने सेठ हरिकिशन दास और मंत्री आसिफ खान के घरों का कोना कोना छाना। उन्होंने घंटों तक उन तिजोरियों और संदूकों को देखा जिन्हें लूटा गया था। उन्होंने पहरेदारों और नौकरों से भी लंबी बातचीत की, लेकिन वो उनसे ये नहीं पूछते थे कि तुमने किसी को देखा या तुम्हें किसी पर शक है। उनके सवाल बड़े अजीब होते थे। वो पूछते, चोरी वाली रात को मौसम कैसा था? क्या आसमान में चांद था? क्या पड़ोस में कोई शादी या जश्न का माहौल था? क्या घर में कोई नया नौकर काम पर आया था या कोई पुराना नौकर छुट्टी पर गया था? उनके इन सवालों से सब हैरान थे, लेकिन बीरबल जानते थे कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। वो चोर के तरीके को समझने की कोशिश कर रहे थे। 3 दिन बीत गए। बीरबल को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। पूरे आगरा में ये बात फैल गई कि इस बार बीरबल भी नाकाम हो जाएंगे। उनके विरोधी मन ही मन खुश हो रहे थे। चौथे दिन बीरबल भेष बदलकर आगरा के सबसे बड़े चोर बाजार में पहुंचे। वहां उन्होंने घंटों बिताए, लोगों की बातें सुनी और माहौल को समझा। वो ये जानना चाहते थे कि क्या चोरी का माल कहीं बिकने के लिए आया है। शाम को वो एक सराय में बैठे थे जहां अक्सर मुसाफिर और व्यापारी रुका करते थे। वहीं उनकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। वो एक साधारण व्यापारी लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज थी और वो हर किसी को बड़े ध्यान से देख रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर बातचीत शुरू की। बातों बातों में बीरबल ने अदृश्य चोर का जिक्र छेड़ दिया। उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, जनाब, ये सब कहने की बातें हैं। कोई चोर अदृश्य नहीं होता। बस कुछ लोग हाथ की सफाई में इतने माहिर होते हैं
कि उनकी चालाकी कोई पकड़ नहीं पाता। ये सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि ये व्यक्ति या तो बहुत कुछ जानता है या फिर खुद इस फन का माहिर है। बीरबल ने उससे और बातें की और उसे अपनी बातों में उलझाए रखा। जांच के 5वें दिन बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शहंशाह अकबर ने अदृश्य चोर से तंग आकर एक फकीर को बुलाया है जिसके पास जादुई शक्तियां हैं। ये फकीर कल शाम को शाही बगीचे में एक आयोजन करेगा और अपनी जादुई शक्तियों से चोर का पर्दाफाश करेगा। ये खबर सुनकर सब हैरान रह गए। क्या सच में बीरबल ने हार मान ली है और अब जादू टोने का सहारा ले रहे हैं? उनके विरोधियों को उन पर हंसने का एक और मौका मिल गया। लेकिन ये सब बीरबल की एक बड़ी चाल का हिस्सा था। भाग 4 जादुई लकड़ियों का रहस्य। 6ठे दिन की शाम शाही बगीचे को खास तौर पर सजाया गया था। बीच में एक बड़ा सा शामियाना लगाया गया था और सैकड़ों मशालों की रोशनी से पूरा बगीचा जगमगा रहा था। बीरबल ने चोरी से प्रभावित हुए सभी अमीरों और उनके घर के सभी नौकरों चाकरों को वहां बुलवाया था। शहर के आम लोग भी ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। शहंशाह अकबर भी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ी चिंता भी थी। तभी बीरबल एक फकीर के भेष में वहां आए। उन्होंने लंबी दाढ़ी लगाई हुई थी और हाथ में एक माला थी। उन्होंने अपनी आवाज बदलकर बोलना शुरू किया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप सब एक अदृश्य चोर से परेशान हैं, लेकिन आज उसका अंत निश्चित है। फिर बीरबल ने अपने सहायक को इशारा किया। सहायक एक बड़ा सा गट्ठर लेकर आया जिसमें बहुत सारी लकड़ी की छड़ियां थी। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ये कोई मामूली छड़ियां नहीं है, ये जादुई छड़ियां हैं जिन्हें मैंने हिमालय की जड़ी बूटियों से तैयार किया है। मैं यहां मौजूद हर नौकर को एक एक छड़ी दूंगा। आप सब इसे आज रात अपने पास रखकर सोएंगे। उन्होंने रुककर सबकी तरफ देखा और फिर रहस्यमयी अंदाज में कहा, इन छड़ियों की खासियत यह है कि जो असली चोर होगा उसकी छड़ी रात भर में ठीक 2 इंच लंबी हो जाएगी। सुबह जब हम मिलेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी नौकरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बीरबल ने एक एक करके सबको बराबर लंबाई की एक एक छड़ी दी और कहा, याद रखना, सुबह होते ही सबको अपनी अपनी छड़ी के साथ यही हाजिर होना है। 1, 2, 3। ये कहकर बीरबल वहां से चले गए। उस रात आगरा के कई घरों में नौकरों को नींद नहीं आई। जिनके मन में कोई खोट नहीं था वे तो बेफिक्र होकर सो गए। लेकिन एक घर में हलचल थी। वो घर था मंत्री आसिफ खान का। उनका एक नौकर जिसका नाम कासिम था बहुत बेचैन था। दरअसल असली चोर वही था। वो कोई अदृश्य चोर नहीं था। वो एक बहुत ही माहिर बहुरूपिया और ताले खोलने का उस्ताद था। वो दिन में भेष बदलकर अमीरों के घरों की रेकी करता, उनके नौकरों से दोस्ती गांठ कर घर के अंदर की सारी जानकारी हासिल कर लेता और फिर रात में बड़ी सफाई से अपना काम कर जाता। वो इतना चालाक था कि कोई सुराग ही नहीं छोड़ता था। अब बीरबल की जादुई छड़ी वाली बात सुनकर उसके पसीने छूट गए। वो सोचने लगा, अगर ये बात सच हुई और मेरी छड़ी सच में 2 इंच लंबी हो गई तो मैं तो सुबह पकड़ा जाऊंगा। 1, 2, 3। डर के मारे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसने सोचा, क्यों न मैं पहले से ही अपनी छड़ी को 2 इंच छोटा कर दूं। 1, 3। ऐसा करने से जब रात में ये 2 इंच बढ़ेगी तो सुबह इसकी लंबाई बाकी सब छड़ियों के बराबर हो जाएगी और कोई मुझे पकड़ नहीं पाएगा। यही सोचकर उसने अपनी छड़ी को आरी से काटकर ठीक 2 इंच छोटा कर दिया और फिर उसे अपने सिरहाने रखकर सोने का नाटक करने लगा। 1, 3। भाग 5 चोर का पर्दाफाश। 7वें दिन की सुबह शाही बगीचे में फिर से वही भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर भी अपने तख्त पर विराजमान थे। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ियां लेकर लाइन में खड़े थे।
सबके चेहरों पर घबराहट साफ देखी जा सकती थी। बीरबल अपने असली रूप में वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने एक एक करके सभी नौकरों की छड़ियां देखना शुरू किया। वो हर छड़ी को ध्यान से देखते और फिर अगले नौकर की ओर बढ़ जाते। जब वो कासिम के पास पहुंचे और उसकी छड़ी देखी तो वो मुस्कुराए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, चोर पकड़ा गया। सबकी नजरें कासिम पर टिक गई। वो डर के मारे कांप रहा था। मंत्री आसिफ खान ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, इसकी छड़ी तो लंबी नहीं हुई। ये तो बाकी सब छड़ियों से छोटी लग रही है। बीरबल ने जोर से हंसते हुए कहा, मंत्री जी, यही तो चोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। फिर उन्होंने शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर पूरी बात समझाई। आलम पनाह, ये छड़ियां जादुई नहीं थी। ये सब एक ही पेड़ की लकड़ी से बनी साधारण छड़ियां हैं। मुझे पता था कि चोर के मन में डर जरूर बैठेगा। उसे ये डर सताएगा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इसी डर की वजह से उसने रात में ही अपनी छड़ी को 2 इंच काट दिया, ताकि सुबह तक वो बढ़कर दूसरों के बराबर हो जाए। 3 इसलिए जिस नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी है वही असली चोर है। ये सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी के जयकारे लगाने लगा। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से उठकर आए और बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मान गए बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम ही सल्तनत के सबसे कीमती रत्न हो। कासिम बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे वो भेष बदलकर और चालाकी से चोरियों को अंजाम देता था। सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और चोरी का सारा माल भी बरामद कर लिया गया। निष्कर्ष, तो दोस्तों, ये थी बीरबल और अदृश्य चोर की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपराध चाहे कितनी भी चालाकी से क्यों न किया जाए, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। चोर के मन में हमेशा डर होता है और यही डर उसे गलती करने पर मजबूर कर देता है। बीरबल ने अपनी ताकत का नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और मनोविज्ञान की समझ का इस्तेमाल करके एक ऐसे चोर को पकड़ा जिसने पूरी सल्तनत में दहशत फैला दी थी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रिया हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते रहेंगे। अगली कहानी तक के लिए अलविदा। अकबर और सोने की मूर्ति प्रिया हिंदी कहानी का नया एपिसोड। चैनल प्रिया हिंदी कहानी। एपिसोड अकबर और सोने की रहस्यमयी मूर्ति। अध्याय 1, शाही दरबार और एक अनमोल उपहार। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगल सल्तनत का सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था, तब उसके सबसे रोशन सितारे थे शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। उनकी राजधानी फतेहपुर सीकरी न केवल सत्ता का केंद्र थी, बल्कि कला, साहित्य और ज्ञान का एक ऐसा संगम थी जहां दूर दूर से गुणी जन अपनी प्यास बुझाने आते थे। शहंशाह अकबर सिर्फ एक विजेता और शासक ही नहीं थे, बल्कि वे ज्ञान के सच्चे पारखी और न्याय के सबसे बड़े पैरोकार थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक नवरत्न थे, लेकिन उन सब में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल, जिनकी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर हैं। ये एक ऐसी ही सुबह थी। दीवान आम खचाखच भरा हुआ था। रेशमी पर्दों से छनकर आती सूरज की किरणें दरबार के संगमरमरी खंभों पर सुनहरी नक्काशी कर रही थी। इत्र और गुलाब की महक हवा में घुली हुई थी। शहंशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन तख्त ताउस पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक शासक का तेज और एक पिता की कोमलता का अद्भुत मिश्रण था। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। कहीं से न्याय की गुहार थी, तो कहीं किसी कवि की नई रचना पर वाह वाह की गूंज। तभी द्वारपाल ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और ऐलान किया,